सामीन कराम, आप सुन रही हैं मलिक सफ्दर हयात की तफ्तीशी दास्तानों के सिलसिले में एक दिलचस्प दास्तान जिसका नाम है जुर्मे बेगुनाही। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माई वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। सिकंदर मिर्ज़ा ने नया नया इक़्तिदार संभाला था। उन दिनों मेरी तैनाती लाइलपुर यानी आजकल के फैसलाबाद की शहरी हदूद के एक थाने में थी। मुझे अच्छी तरह याद है, वो हफ्ते का दिन था। मैं मामूल के मुताबिक थाने में बैठा रोज़मर्रा के काम निपटा रहा था कि चंद अफराद किसी नौजवान के कत्ल की रिपोर्ट दर्ज करवाने मेरे कमरे में आए। उनमें एक शख्स की उम्र 50 साल के लगभग थी। वो खासा खस्ता हाल और दरमांदा नजर आ रहा था। उसके साथ 19-20 साल का एक नौजवान लड़का था। बाकी दो अफराद दरमियानी उम्र के थे। मेरे कमरे में दाखिल होते ही बूढ़े शख्स ने रोना शुरू कर दिया। थानेदार साहब, मेरे जवान बेटे को किसी ने कत्ल कर दिया। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। वो मेरा दायां बाजू था, मेरे बुढ़ापे का सहारा। मैं तो जीते जी मर गया। किसने कत्ल कर दिया है तुम्हारे बेटे को? मैंने मुअत्तदल लहजे में पूछा। फिर कुर्सी की जानिब इशारा करते हुए कहा, बैठ जाओ और तसल्ली से सारी बात बताओ। जनाब, घर में मेरे भाई की लाश रखी है, बूढ़े के साथ आने वाले एक नौजवान ने कहा। आप हमारे साथ चलें और कानूनी कार्रवाई करें। मैंने कहा, हौसला रखो नौजवान। फिर बूढ़े को मुखातिब होते हुए पूछा, तुम्हारा घर किधर है? घंटा घर के पास। मैंने एएसआई शहबाज खान और दो कांस्टेबलों को साथ लिया और उन चार अफराद के साथ जाए वारदात पर पहुंच गया। मकतूल का नाम तुफैल अहमद था और वो बूढ़े शख्स कबीर अली का बेटा था। तुफैल अहमद के छोटे भाई का नाम हबीब अहमद था। ये वही नौजवान था जो अपने बाप के साथ थाने आया था। बाकी दोनों अफराद महल्लेदार थे जो अजराहे हमदर्दी उनके साथ चले आए थे। तुफैल अहमद की लाश मकान की छत पर पड़ी थी। उसकी उम्र कोई लगभग 25 साल होगी। कसरती बदन का मालिक वो एक गबरू जवान था। कद भी माशाल्लाह ठीक ठाक था, 6 फुट से निकलता हुआ। उसके चेहरे पर घनी मूछें बड़ी भली लग रही थी। उसने मौसम की मुनासबत से शलवार कमीज पहन रखी थी। उसके कदो खाल से अंदाजा होता था कि वो एक खूबरू नौजवान था, मगर इस वक्त उसकी सारी खूबसूरती और रौनाई मौत की अंधेरी गोद में पनाह गुज़ीर हो चुकी थी। मैंने वक़ुआ का बग़ौर जायज़ा लिया, फिर तुफ़ैल अहमद की लाश को उलट पलट कर देखा। उसकी मौत सर में लगने वाली शदीद चोट से वाक़या हुई होगी, ये मेरा अंदाज़ा था, क्योंकि लाश के नज़दीक एक पुख्ता ईंट पड़ी थी और तुफ़ैल अहमद के सर पर गहरी चोट का निशान साफ नज़र आ रहा था। सर के ज़ख्म में से निकलने वाले खून ने मकतूल का पूरा चेहरा आलूदा कर दिया था और मकान की छत पर भी जा बजा खून के धब्बे नज़र आ रहे थे। मैंने फौरी तौर पर मज़कूरा ईंट का मुआयना किया। वो आम साइज़ की एक पुख्ता ईंट थी। उसके पेट पर अंग्रेज़ी हरूफ RC वाज़िया तौर पर नज़र आ रहे थे। मुख्तलिफ ईंट साज इदारे यानी भट्टे अपने इदारे के ट्रेडमार्क के तौर पर ऐसे हरूफ ईंटों को सांचे में ढालते वक्त बनवा लेते हैं। ईंट के सांचे में ऐसा इंतज़ाम मौजूद होता है। RC मार्क की उस ईंट के एक कोने पर खून का एक बड़ा धब्बा मौजूद था और कुछ इंसानी बाल भी चिपके हुए थे। अगर तुफैल अहमद को इसी ईंट की ज़रब से हलाक किया गया था, तो उसके कोने पर चिपके हुए बाल भी यकीनन मकतूल तुफैल अहमद के सर के थे। एक ख़ास बात जो मैंने नोट की, वो ये कि ईंट इस्तेमाल शुदा नहीं थी। उस पर रेत, सीमेंट या गारे का कोई निशान नहीं था। मैंने ये नुक्ता अपने ज़हन के एक गोशे में महफूज कर लिया। उसके बाद मैंने मकतूल की जामिया तलाशी ली। उसके सामने वाली जेब खाली थी, अलबत्ता साइड पॉकेट से चंद अशिया बरामद हुई। उनमें मकबूल फिल्मी गानों की एक किताब, एक अदद कंगा, इतर की शीशी, एक रुमाल जिसके कोने में एक फूल कड़ा हुआ था और एक तावीज़ शामिल था। इसके अलावा एक तयशुदा पर्चा था जिस पर दो नाम लिखे थे, हसीना बेगम और जुलेखा बीबी। मैंने उस पर्चे को अपनी जेब में रख लिया। बाकी अशिया की फहरिस्त एएसआई ने तैयार कर ली थी। मैंने वो लिस्ट मकतूल के बूढ़े बाप कबीर अली के हवाले की और तमाम चीज़ें एक कांस्टेबल की तहवील में दे दीं। उसके बाद मैंने जाए वक़ुआ का नक्शा तैयार किया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए ज़िलई हस्पताल भिजवा दिया। अब गवाहों के बयानात और इब्तदाई पूछ-गुछ बाकी थी। दोनों कांस्टेबल तो लाश के साथ ही अस्पताल चले गए थे।
میں اور ASI شہباز خان کبیر علی کی رہنمائی میں نیچے بیٹھک میں آ کر بیٹھ گئے۔ اس وقت بیٹھک میں ہمارے علاوہ مقتول کا چھوٹا بھائی حبیب احمد اور اس کی ماں ہاجرہ بی بی بھی موجود تھے۔ میں نے کبیر علی کو وہاں روک کر باقی افراد کو گھر کے اندرونی حصے میں بھیج دیا۔ ASI شہباز خان بھی باہر چلا گیا۔ میں نے کبیر علی سے سوال کیا، تمہیں کب پتا چلا کہ تمہارا بیٹا قتل ہو چکا ہے؟ وہ اپنے آنسو خشک کرتے ہوئے بولا، میں تو اس وقت سو رہا تھا، چیخو پکار کی آواز سن کر ہی میری آنکھ کھلی تھی۔ گھر میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ مجھے جب برپا ہونے والی قیامت کا پتہ چلا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ حبیب احمد نے مجھے سنبھالا نہ دیا ہوتا تو میں بے ہوش ہو ہی جاتا۔ اپنی بات ختم کر کے وہ پھر رونے لگا۔ میں نے پوچھا، لاش کو سب سے پہلے کس نے دیکھا تھا؟ سریا نے، اس نے گلو گیر آواز میں جواب دیا۔ میری بیٹی سریا رفع حاجت کے لیے صبح چھت پر گئی تو بھائی جان کو خون میں لت پت دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی تھی۔ واضح رہے کہ پنجاب میں اس زمانے میں اور آج کل بھی چھوٹے محلوں میں اکثر باتھ روم چھت پر تعمیر کرواتے ہیں۔ میں نے مقتول کے باپ سے پوچھا، طفیل احمد شادی شدہ تھا؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے استفسار کیا، وہ کیا کام کرتا تھا؟ برتنوں کے کارخانے میں کام کرتا تھا، کبیر علی نے جواب دیا۔ اس کارخانے میں پتل اور ایلومینیم کے برتن تیار کیے جاتے ہیں۔ طفیل احمد وہاں ڈھلائی کا کام کرتا تھا۔ وہ عام طور پر کتنے بجے گھر آتا تھا؟ شام سے پہلے ہی گھر پہنچ جاتا تھا، کبیر علی نے بتایا۔ کل بھی وہ حسب معمول گھر آیا تھا، رات کو اچھا خاصا سویا تھا اور کبیر علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے پوچھا، اس کی کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی؟ نہ دشمنی نہ دوستی، وہ بھیگے ہوئے لہجے میں بولا۔ وہ تو اپنے کام سے کام رکھنے والا لڑکا تھا جناب، صبح سے شام تک کارخانے میں کام کرتا تھا، باقی وقت وہ گھر میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں میں گزارتا تھا۔ اس کا تو بس ایک ہی شوق تھا، ورزش۔ اللہ جانے کس کی نظر کھا گئی میرے جوان بچے کو، تھا بھی تو وہ بنا بنایا شہزادہ ہی۔ وہ ایک سرد آب بھر کر خاموش ہو گیا تو میں نے پوچھا، طفیل احمد کون سی ورزش کرتا تھا؟ اسے تن سازی کا شوق تھا، کبیر علی نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔ وہ منہ اندھیرے اٹھ کر باقاعدگی سے تن سازی کے کلب جاتا تھا، واپس آ کر وہ غسل کرتا، پھر ناشتہ وغیرہ کر کے کارخانے چلا جاتا۔ میں نے کہا، کبیر علی، شہ زوری کے جتنے بھی شعبے ہیں، مثلاً تن سازی، پہلوانی، کبڈی وغیرہ، ان میں بہت جلد دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ میرا تجربہ ہے کہ وہاں اگر چار بندے سجن ہوں تو ایک آدھ دشمن بھی ہوتا ہے۔ ہوتا ہوگا جناب، میرے بیٹے کا کوئی دشمن نہیں تھا، کبیر علی نے آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ بڑا بیبا بچہ تھا، سب اس سے محبت کرتے تھے، وہ بھی بزرگوں کا بہت احترام کرتا تھا۔ میں نے کہا، کبیر علی، تمہارے بیٹے کو قتل کیا گیا ہے اور یہ کام کوئی دوست تو کر نہیں سکتا۔ رب ہی سونا بہتر جانتا ہے، وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے گلو گیر لہجے میں بولا۔ میں کسی پر شک کر کے گناہ گار نہیں ہونا چاہتا۔ مقتول کی جامعہ تلاشی سے جو چیزیں برآمد ہوئی تھیں وہ میں نے ایک کانسٹیبل کے حوالے کی تھیں، مگر لاش کے ساتھ ہسپتال جاتے ہوئے اس کانسٹیبل نے وہ تمام اشیاء ASI شہباز خان کی تحویل میں دے دی تھیں۔ وہ طے شدہ پرچہ جس پر دو عورتوں کے نام لکھے ہوئے تھے اور جسے میں نے اپنی جیب میں رکھ لیا تھا، اس کا اندراج سامان کی فہرست میں نہیں تھا۔ وہ دونوں میرے دل میں بری طرح کھٹک رہے تھے۔ میں نے کبیر علی سے پوچھا، دیکھو کبیر علی، تمہارا جوان بیٹا قتل ہوا ہے، میں تمہارے دکھ میں برابر کا شریک ہوں، میں تمہارے بیٹے کو تو واپس نہیں لا سکتا، البتہ اگر تم مجھ سے تعاون کرو تو میں طفیل احمد کے قاتل کو گرفتار کر کے اسے قرار واقعی سزا دلوانے کا تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ بولو، قانون سے تعاون کرو گے؟ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں تھانے دار صاحب۔ میں چند لمحوں تک خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر پوچھا، طفیل احمد کا کوئی چکر تو نہیں تھا؟ کیسا چکر جناب؟ اس نے حیرت آمیز لہجے میں پوچھا۔ میرا مطلب ہے کوئی عشق وغیرہ کا چکر؟ میں نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا تھا۔ کبیر علی کے چہرے پر تذبذب کے آثار نظر آئے۔ مجھے محسوس ہوا جیسے وہ کچھ کہنا بھی چاہتا ہو اور اسے چھپانا بھی چاہتا ہو۔ اسے کشمکش میں مبتلا دیکھ کر میں نے نرم لہجے میں کہا، تم نے پولیس سے تعاون کا وعدہ کیا ہے کبیر علی، اگر اپنے بیٹے کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو تو کچھ نہ چھپاؤ۔ میں نے اب تک آپ سے کوئی بات نہیں چھپائی جناب۔ حسینہ بیگم کون ہے؟ میں نے کبیر علی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنسنی خیز انداز میں سوال کیا۔
जी, उसने चौंक कर मुझे देखा। मैंने दूसरा वार किया, जुलेखा बीबी कौन है? हसीना बेगम, जुलेखा बीबी, उसने अटक अटक कर दोहराया। अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश की तो मुझसे भलाई या ताउन की उम्मीद न रखना कबीर अली। मुझे अपने तौर पर यकीन था कि इन दोनों औरतों का तुफैल के कत्ल से बिला वास्ता या बिल वास्ता कोई ना कोई ताल्लुक जरूर था। कबीर अली ने कहा, हसीना बेगम तो हमारे गवांडी यानी पड़ोसी रहीमुद्दीन की बीवी का नाम है, और जुलेखा बीबी नाम की किसी औरत से मैं वाकिफ नहीं। उसके लहजे में ऐसी बात जरूर कोई थी कि मुझे लगा कि वो झूठ नहीं बोल रहा। मैंने जुलेखा बीबी के जिक्र को मौकूफ करके हसीना बेगम के बारे में पूछा। हसीना बेगम कैसी औरत है? हमारे साथ तो बहुत अच्छी है। मैंने पूछा, हसीना बेगम के कितने बच्चे हैं? दो, कबीर अली ने जवाब दिया। एक बेटा और एक बेटी। बेटा बड़ा है, उसका नाम सुल्तान है। सुल्तान से छोटी सलमा है। सलमा की उम्र 18-19 साल होगी। अब बात कुछ कुछ खुलती जा रही थी। मैंने पूछा, कबीर अली, तुमने बताया था कि मकतूल गैर शादीशुदा था। क्या उसकी कहीं कोई मंगनी वगैरह हुई थी? मैंने अपनी बहन के घर उसकी शादी की बात तो चलाई थी। जमीला तुफैल के लिए निहायत ही मौजूं लड़की थी, मगर उसने मेरी बात नहीं मानी और इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। वरना इस साल मैं उसकी मंगनी तो कर ही देता। क्या वो अपनी पसंद की शादी करना चाहता था? अल्लाह जाने जी, वो शिकस्ता लहजे में बोला। मुझे तो उसने ऐसी कोई बात नहीं बताई थी जी। मुझे अंदाजा हो गया कि कबीर अली से कोई काम की बात मालूम नहीं हो सकेगी। मैंने दो चार रस्मी सवालात के बाद उसे बैठक से बाहर भेज दिया और उसकी बेटी सुरैया को अंदर बुला लिया। लाश को सबसे पहले इसी ने देखा था। सुरैया 14-15 साल की एक धान पान लड़की थी। इस वक्त वो खासी घबराई हुई थी। उसके चेहरे को देखकर महसूस होता था कि वो अभी रोना शुरू कर देगी। मैं थोड़ी देर तक उसे पुचकारता रहा। वो हबीब अहमद से छोटी थी और 10वीं जमात की तालिबा थी। सुरैया से छोटी एक और बहन नबीला भी थी, जिसकी उम्र 12 साल थी। सुरैया के औसान बहाल हुए तो मैंने पूछा, सुरैया बेटी, तुम जब आज सुबह छत पर गईं तो तुमने क्या देखा? वो ठहर ठहर कर बताने लगी, मैं बेदार होते ही सबसे पहले बाथरूम में जाती हूँ। आज भी जब मेरी आंख खुली तो मैं हस्बे मामूल छत का रुख किया और फिर भाई तुफैल की लाश को देखकर मैं चीखने लगी। तुम्हें कैसे अंदाजा हुआ कि तुफैल मर चुका है? वो बोली, मैंने अजीब से अंदाज में भाई को छत पर पड़े हुए देखा था, तो मैं चौंक उठी थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मुझे तशवीश हुई तो मैं उसके करीब चली गई। उसी वक्त भाई के सर से निकलने वाले खून पर मेरी नजरें पड़ी तो मैं बौखला गई। उसके करीब ही छत पर खून के धब्बे भी थे। उसके बाद ही मैंने सीढ़ियों की जानिब दौड़ लगा दी और नीचे आकर सबको जगा दिया। जब तुम बेदार होने के बाद छत पर गई थी तो बाकी घर के अफराद सो रहे थे? जी हाँ, सबसे पहले मैं ही उठती हूँ। अमूमन अजानों के साथ ही मेरी आंख खुल जाती है। अम्मा अब्बा अब बूढ़े हो गए हैं, इसलिए घर का बेशतर काम मैं ही करती हूँ। तुमने बताया कि जब तुम ऊपर पहुंची तो तुमने भाई तुफैल को अजीब से अंदाज में लेटे हुए देखा। तुमने कैसे अंदाजा लगाया कि वो तुम्हारा भाई तुफैल ही था, जबकि अजानों के वक्त तो अच्छा खासा अंधेरा होता है? सुरैया ने बताया, मैंने भाई को उनके कपड़ों से पहचाना था और फिर मैंने छत का बल्ब भी जला लिया था। मैंने पूछा, तुमने अपने भाई की लाश को देखा और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उस वक्त तुमने छत पर कोई गैर मामूली बात महसूस की थी? उसने उलझन आमेज नजरों से मुझे देखा। मैंने उसकी मुश्किल हल करते हुए कहा, मेरा मतलब है तुमने वहां किसी को देखा हो, अपनी छत पर या आसपास की किसी छत पर किसी मर्द या औरत को, या किसी का ह्योला वगैरह, या कोई और ऐसी कोई गैर मामूली बात? नहीं जनाब, मैंने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अब जरा अच्छी तरह सोच कर बताओ, क्या आज भी तुम ही पहले सबसे बेदार हुई थी? वो शायद मेरे सवाल को नहीं समझ पाई, या कोई और बात थी। जवाब देने से पहले उसने चंद लम्हे सोचा, फिर बोली, जाहिर है आज भी मैं ही सबसे पहले बेदार हुई थी। जब तुम उठकर छत की तरफ जा रही थी तो क्या तुफैल अहमद अपने बिस्तर पर था? वो बैठक में सोता है। वो जल्दी से बोली, बैठक का एक दरवाज़ा बाहर गली में खुलता है, वो देखें। उसने बैरूनी दरवाजे की जानिब इशारा किया। वो सुबह सुबह वर्जिश करने जाता है और मेरे उठने के बाद ही वो घर से निकलता है, बल्कि मैं ही उसे जगाती हूँ। जब तुफैल भाई चला जाता है तो मैं बैठक के दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा देती हूँ। इस तरह बाकी अफराद की नींद खराब नहीं होती। मैंने पूछा, तुम्हारा भाई किस लड़की से मोहब्बत करता था? जी, उसने चौंक कर मुझे देखा।
मैंने जल्दी से कहा, तुम्हारे बाप ने बताया है कि वो तुफैल की शादी तुम्हारी फूफी की लड़की जमीला से चाहता था, मगर तुफैल ने इनकार कर दिया था। जाहिर है इस इनकार की कोई वजह तो होगी, या तो वो जमीला को नापसंद करता होगा या फिर किसी और लड़की को पसंद करता होगा। जमीला बाजी तो बहुत अच्छी हैं, फिर तुफैल किसी दूसरी लड़की को चाहता होगा। वो उलझे हुए लहजे में बोली, आप क्यों पूछ रही हैं ये सब कुछ? देखो बेटी, मैंने शफकत आमेज लहजे में कहा, तुम्हारे भाई को किसी ने गहरी साजिश के तहत कत्ल किया है। मैं उस कातिल तक पहुंचना चाहता हूं, और इसके लिए हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात मेरे इल्म में होनी चाहिए। मैं मकतूल के हर ताल्लुक, हर मामले से वाकफियत हासिल करना चाहता हूं। तुम्हारे बाप ने बताया है कि तुफैल की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर किसी ने उसे बेदर्दी से कत्ल क्यों किया? तुफैल तो हीरा था जी। अब्बू ने आपको सही बताया है, कोई उनका दुश्मन नहीं था। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया बेटी। मैंने मोहब्बत आमेज लहजे में पूछा, तुफैल अहमद किस लड़की को पसंद करता था? वो जुज़बुज़ होकर बोली, वो सलमा से शादी करना चाहते थे। कौन सलमा? मैंने इस्तफसार किया, तुम्हारी पड़ोसन हसीना बेगम की बेटी? जी जी, वही। वो सहमे हुए लहजे में बोली, फिर कहा, आप अब्बू को तो नहीं बताएंगे कि मैंने आपको सलमा के बारे में कुछ बताया है? वो इस चक्कर के बारे में कुछ नहीं जानते, सिर्फ मुझे और अम्मी को पता है। अब्बू को पता चल गया तो वो हमसे नाराज होंगे। फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे अब्बू से इस बात का जिक्र नहीं करूंगा। मैंने उसे दिलासा दिया, तुम खुलकर मुझे सारी बात बताओ। सारी बात तो यही है जो मैंने आपको बता दी है। सुरैया ने कहा, भाई तुफैल अहमद सलमा को पसंद करते थे। सलमा भी उन्हें बहुत चाहती थी, मगर सलमा की अम्मी उसकी शादी अपने भांजे के साथ करना चाहती थी। अम्मी ने हसीना बेगम को एक मर्तबा टटोला था, मगर उसने साफ इनकार कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर सलमा की शादी तुफैल से नहीं करेगी। वो तो अपनी बेटी सिर्फ और सिर्फ अपने भांजे ही को देगी। मगर आपने वादा किया है कि आप ये सब अब्बू को नहीं बताएंगे। मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा, मैंने कहा। फिर पूछा, क्या तुफैल और सलमा छुप छुप कर मिलते थे? उसके चेहरे पर पहले तो ऐसे तासुरात नमूदार हुए जैसे वो मेरे सवाल का जवाब नफी में देना चाहती हो। फिर उसने अपना इरादा बदल दिया और बोली, हाँ, कभी कभी वो छत पर मिल लेते थे। उसने मेरे शक की तस्दीक कर दी थी। मैंने पूछा, वो दिन में मिलते थे या रात में? ज्यादातर तो रात में। मैंने सुरैया से मजीद कोई सवाल नहीं किया। उसे बाहर भेजकर उसकी माँ हाजरा बीबी को अंदर बुला लिया। ताहम मैंने सुरैया को भरपूर तसल्ली दी थी कि मैं ये बातें और किसी को नहीं बताऊंगा। मैंने भी उसे ताकीद की कि वो फिलहाल हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू का किसी से कोई जिक्र ना करे। हाजरा बीबी 40-45 साल की एक नहीफ़ो निज़ार औरत थी। मुसलसल बीमारी ने हाजरा का हाल बेहाल कर दिया था। वो दिक की दायमी मरीज़ा थी। उससे कोई ख़ास बात मालूम नहीं हो सकी। अलबत्ता सलमा के रिश्ते के हवाले से उसने सुरैया की बताई हुई बातों की तस्दीक कर दी थी। उसके बकौल कबीर अली बहुत गुस्सावर था और ज़रा-ज़रा सी बात पर हंगामा खड़ा करता था। हालांकि मैंने कबीर अली को इससे मुख्तलिफ पाया था। खैर, जाहिर है घर वाले उसे मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते थे। मैं तो सिर्फ इतना जानता था कि वो एक गरीब आदमी था जो घंटा घर चौक में सब्जी और फल बेचता था, और ये कि उसके जवान भले मानस बेटे को किसी ने कत्ल कर दिया था। वापस थाने जाने से पहले मैंने कोठे पर जाकर दोबारा जाए वकुआ का जायजा लिया। पूरी गली की छतें एक दूसरे से मिली हुई थी। कुछ मकानों की छतें अलबत्ता ऊंची नीची जरूर थीं। मकतूल तुफैल अहमद के घर के दरवाजे का रुख शमाल की जानिब था। उस पूरी गली के दरवाजे शमाल की तरफ ही खुलते थे। उस गली की पुश्त पर जो मकानात बने हुए थे, उनके दरवाजे जनूब में वाक़या गली में खुलते थे। दोनों गलियों के मकानात पीछे से एक दूसरे से मिले हुए थे। अक्सर मकानों की छत पर पर्दा लगा हुआ था। मकान की मुंडेर को ईंटों की चुनाई से कदआदम ऊंचा कर दिया जाता है, ताकि एक छत से दूसरी छत पर नजर ना जा सके। छत के किनारे पर बनी उस सिंगल ईंट की दीवार को मकान का पर्दा कहा जाता है। सलमा का घर तुफैल के घर से मशरिक में वाक़या था। तुफैल की लाश छत के जिस कोने से मिली थी, वहां पर पर्दे की मशरकी और जनूबी दीवारें आपस में मिलती थीं। यही वो कोना होगा जहां ये दोनों मोहब्बत के मतवाले अपनी अपनी छत पर खड़े होकर दरमियानी दीवार के इधर उधर मिला करते थे। ये भी मुमकिन था कि तुफैल वो दीवार फांद कर कभी सलमा की छत पर भी चला जाता होगा।
लेकिन इस बात के इम्कानात ना होने के बराबर थे कि सलमा इस दीवार के इस तरफ आती होगी। वैसे इश्क की आग में ये कोई ऐसा नामुमकिन भी नहीं था। क्या सलमा तुफैल की कातिला हो सकती है? मेरे जहन में एक फौरी ख्याल ने सर उभारा, मगर दूसरे ही लम्हे मैंने इस ख्याल की तरदीद कर दी। इसके साथ ही एक दूसरा ख्याल बेदार हुआ। फिर तुफैल का कातिल कौन है? इस सिलसिले में मुख्तलिफ इम्कानात मेरे जहन में रोशन हुए। मुमकिन है सलमा का भाई सुल्तान अपनी बहन से तुफैल के ताल्लुकात से आगाह हो गया हो। उसने खोज लगा लिया हो कि वो दोनों रातों में छुपते हैं। फिर मौका देखकर उसने तुफैल को ठिकाने लगा दिया हो। इस काम के लिए उसे दूसरी छत पर आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। मुमकिन है तुफैल बेध्यानी में खड़ा हो और दीवार की आड़ में छुपे हुए सुल्तान को उस पर वार करने का मौका मिल गया हो। मैं अपने जहन में इम्कानात के घोड़े दौड़ा रहा था। इस किस्म के कत्ल की वारदातों में मुद्दई जब किसी पर अपनी शक का इजहार ना करे, तो हमें इसी तरह तफ्तीश की गाड़ी को आगे बढ़ाना पड़ता है। एक इम्कान ये भी था कि पिछवाड़े के मकान से मकतूल पर हमला किया गया हो। बहरहाल मैंने सबसे पूछ गुछ का फैसला किया और छत से नीचे उतर आया। मौके की ज़रूरी कार्रवाई निमटाने के बाद हम कबीर अली के घर से बाहर निकल आए। मैंने शहबाज खान से कहा, ज़रा मकतूल के पड़ोसियों को भी चेक कर लें। जी जी, ज़रूर मलिक साहब, शहबाज खान ने कहा और एक दरवाजे पर दस्तक दे दी। ये तुफैल के घर से मगरबी सिमत वाला मकान था। पता चला वहाँ एक बे औलाद जोड़ा रहता था। निज़ामदीन और हलीमा बीबी बुढ़ापे की हदूद में दाखिल हो चुके थे। वो इंतहाई बेज़रर और मासूम लोग थे। मेरे कहने पर एएसआई ने रहीमुद्दीन के दरवाजे की कुंडी खड़का दी। रहीमुद्दीन के बारे में मुझे मालूम हुआ था कि उर्दू बाजार में उसकी किताबों और कापियों की दुकान थी। रहीमुद्दीन का घर मेरी तफ्तीश का खसूसी टारगेट था। इसकी कई वजूहात थीं। सर फहरिस्त तो ये बात थी कि मकतूल तुफ़ैल अहमद का रहीमुद्दीन की बेटी सलमा से इश्किया चक्कर चल रहा था। फिर मकतूल की जेब से जो पर्चा बरामद हुआ था, उसमें रहीमुद्दीन की बीवी हसीना बेगम का नाम लिखा था। कुछ दीगर बातें भी थीं जो मुनासिब मौके पर बताई जाएंगी। दस्तक के जवाब में दरवाज़ा खुला। उस अध खुले दरवाजे से किसी औरत ने झांका, फिर धीमी आवाज़ में पूछा, कौन है? मेरा नाम मलिक सफदर हयात है, मैंने भारी आवाज़ में कहा। मैं थानेदार हूँ और तुफैल अहमद के कत्ल की तफ्तीश कर रहा हूँ। ज़रा रहीमुद्दीन को बाहर भेजें। वो औरत, जो यकीनन हसीना बेगम ही होगी, अपने दरवाजे पर पुलिस को देखकर ज़रा भी न घबराई। तेज़ लहजे में बोली, तुफैल के कत्ल से हमारा क्या ताल्लुक, और रहीम घर में नहीं है, दुकान पर चला गया है। इतना कहकर उसने दरवाज़ा बंद करना चाहा तो मैंने फौरन दरवाजे के पट में अपना पाँव रख दिया। फिर उसके मिजाज के मुताबिक सख्त लहजे में कहा, बीबी, अगर रहीम घर में नहीं है तो अपने लड़के सुल्तान को बाहर भेजो। सुल्तान लाहौर गया हुआ है। वो लाहौर कब गया है? मैंने वहीं खड़े खड़े पूछा। उसने तल्ख लहजे में जवाब दिया, आज सुबह ही गया है। उसके जवाब से मुझे एक झटका सा लगा। मेरे जहन में मुख्तलिफ ख्यालात चकरा रहे थे। मैंने खालिस थानेदाराना लहजे में कहा, सलमा तो घर में होगी, मैं ज़रा उससे बात करना चाहता हूँ। खुदा का गज़ब है, खामखा शरीफ लोगों को क्यों परेशान करते हैं आप? हसीना बेगम ने तड़क कर कहा, घर में कोई मर्द नहीं है। आपको जो कुछ पूछना है रहीम से जाकर पूछें। और हाँ, इस सिलसिले में मेरी बेटी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं। उसका अंदाज तहकमाना और बदमिजाजाना था। मैंने सख्त लहजे में कहा, रहीम से तो हम दुकान पर भी मिल लेंगे, मगर इस केस में तुमसे भी पूछ गुछ करना है। तुम्हारा बेटा सुल्तान और बेटी सलमा भी तफ्तीश के रगड़े में आएंगे। इतनी आसानी से जान नहीं छूटेगी बीबी। मैं बातों में दरवाजे की तरफ से गाफिल हो गया था। उसने इस मौके से फायदा उठाया और खटाक से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं चाहता तो ज़बरदस्ती भी दरवाज़ा खुलवा सकता था, मगर इस वक्त मैंने ये मुनासिब नहीं समझा। वो मुझे बता चुकी थी कि इस वक्त घर में कोई मर्द मौजूद नहीं था। उसके बात करने से भी मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो खासी औखी औरत थी। मैं शहबाज खान के साथ वापस थाने आ गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में अभी देर थी। मैंने एएसआई मंजूर हुसैन को अपने कमरे में बुलाया। उसने आते ही मुझे सलूट किया। मैंने कहा, दो होशियार किस्म के बंदों को साथ ले जाओ और उर्दू बाज़ार से रहीमुद्दीन कुतब फरोश को पकड़ लाओ। मंजूर हुसैन ने अपने मखसूस लहजे में कहा, ओके सर, अभी गया अभी आया। और हाँ, उसके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना। उसे बता देना कि बस मामूली पूछ गुछ के लिए बुलाया है। ऐसा ही होगा मलिक साहब। लेकिन अगर उसने आने में पसो पेश किया तो उस सूरत में? मेरा ख्याल है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी, मैंने उसे कहा।
मुझे यकीन है कि वो थाने आने में किसी किस्म की मुज़ाहमत नहीं करेगा। फिर वो सलूट करके कमरे से निकल गया। मैंने मकतूल की जेब से बरामद होने वाली अशिया को मेज़ पर फैला दिया और बगौर एक एक चीज़ को उठाकर उनका जायज़ा लेने लगा। शायद मैं एक बात का तज़किरा करना भूल गया हूँ कि वो ईंट जो आलाए कत्ल के तौर पर इस्तेमाल हुई थी, उसको भी मैंने कीमियाई तज्ज़िये के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिया था। आलाए कत्ल के कीमियाई तज्ज़िये और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती तो तफ्तीश में वाज़ेह पेशरफ्त हो सकती थी। इस वक्त कमरे में मेरे साथ एएसआई शहबाज खान भी मौजूद था, जो कि खामोशी से मेरी कार्रवाई देख रहा था। वो तयशुदा कागज़ एक ऐसा ही तावीज़ था जैसा कि आमतौर पर होते हैं। मैंने खोलकर उसे पढ़ना शुरू किया। मुख्तलिफ खानों में उर्दू हरूफ तहज्जी दर्ज थे, कहीं कहीं उर्दू हिंसे भी थे। ये सब कुछ तो मेरी समझ में नहीं आया, मगर तावीज़ के इख्तिताम पर जो चंद सतरी इबारत तहरीर की गई थी, उसे देखकर मैं चौंक पड़ा। अगरचा वो तहरीर खूब घसीट कर लिखी गई थी, मगर फिर भी मैंने हसीना बेगम और जुलेखा बीबी के नाम पढ़ ही लिए। उसके बाद मेरा हैरत ज़दा हो जाना लाजमी बात थी। मेरे चेहरे के तासुरात को देखते हुए शहबाज खान ने कहा, लगता है मलिक साहब कोई ख़ास पॉइंट आपके हाथ आ गया है। मैंने शहबाज खान को भी उस पर्चे के बारे में आगाह किया। मैंने कहा, शहबाज खान, पॉइंट तो दो अदद हाथ लगे हैं, मगर अपनी जगह ये दोनों नामुकम्मल हैं। शहबाज खान भी आगे झुककर मेरे हाथ में पकड़े हुए तावीज़ को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। शहबाज खान ने कहा, सर, मेरा ख्याल है कि ये तावीज़ हसीना बेगम या जुलेखा बीबी या फिर दोनों के लिए तैयार किया गया है, और तैयार करवाने वाला या तो मकतूल तुफ़ैल अहमद था, जो ये तावीज़ सलमा को देना चाहता था, या ये तावीज़ सलमा ने तैयार करवाया था और तुफ़ैल अहमद को दिया था। मैंने शहबाज खान की बात मुकम्मल करते हुए कहा, बिल्कुल दुरुस्त। और अगर ये तावीज़ तुफ़ैल अहमद ने बनवाया था, तो इसका मतलब है कि गुज़िश्ता रात उनकी मुलाकात नहीं हो सकी थी, वरना मकतूल ये तावीज़ सलमा के हवाले कर देता, इसकी जेब से बरामद ना होता। उसकी बात ख़त्म होते ही मैंने कहा, दूसरी सूरत में अगर ये तावीज़ सलमा ने किसी से तैयार करवाया था और वो उसे तुफ़ैल अहमद को देना चाहती थी, तो इसका मतलब ये होगा कि वो रात को छत पर आई थी और उन दोनों ने मुलाकात भी की थी, वरना ये तावीज़ मकतूल की जेब से ना निकलता और फिर तुफ़ैल अहमद को कत्ल कर दिया गया। इस तरह सलमा की ज़ात शक की चादर में लिपटी हुई नजर आने लगी। मैंने कहा, अगर सलमा बजाते खुद कातिल नहीं, तो यकीनन या तो वो कातिल से वाकिफ है, या कम अज़ कम उस तक हमारी रहनुमाई कर सकती है। और यह भी मुमकिन है कि हमारे ये सारे अंदाजे गलत हों। तावीज़ की हकीकत वो हो ही ना जो हम कयास कर रहे हैं। शहबाज खान ने कहा, सब कुछ मुमकिन है शहबाज खान। मैंने कहा, इस इलाके में तावीज़ गंडे करने वाले लोगों से तो तुम वाकिफ हो बड़ी अच्छी तरह मलिक साहब। वैसे तो यहाँ पर कई अफराद हैं, लेकिन सुरमचू काफ़ी मशहूर है। सुरमचू? मैंने हैरत आमेज अंदाज में उसके अल्फाज दोहराए। ये भला क्या नाम हुआ? ओ जनाब, सुरमचू का नहीं पता आपको? शहबाज खान ने कहा, वो सलाई नहीं होती जिसे आंखों में सुरमा लगाते हैं? वो तो ठीक है, मगर किसी पीर का नाम? मेरा जुमला मुकम्मल होने से पहले ही एएसआई बोल उठा, मलिक साहब, पीर सुरमचू दरअसल बहुत दुबला पतला है, रंग भी उसका स्याह काला। उस पर गजब खुदा का ये कि वो हर वक्त आंखों में गहरा सुरमा लगाए रखता है। कुछ लोग तो उसे सुरमे वाली सरकार भी कहते हैं। मेरी बीवी भी उसकी बहुत मोतकद है, कहती है सुरमे वाली सरकार के तावीज़ों में बड़ा असर है। ये क्या पागलपन है। अब इसे जो भी कहें मलिक साहब, औरतें और खसूसन देहाती औरतें तावीज़ गंडे पर बहुत यकीन रखती हैं। फिर वो यकदम संजीदा होते हुए बोला, वैसे मलिक साहब, पीर सुरमुचू हमारे बहुत काम आ सकता है। अगर ये तावीज़ उसका तख्लीक करदा है, तो वो ये भी बता सकता है कि उसने ये तावीज़ किसको दिया था और किस मकसद के लिए दिया था। मैं भी इन्हीं खतूत पर सोच रहा हूँ। मैंने गंभीर लहजे में कहा, कल हम दोनों पीर सुरमुचू के दीदार को जाएंगे। शहबाज खान बोला, वो इतवार को तो बाकायदा छुट्टी करता है। बड़ा कायदे करीने वाला पीर है भाई। मैंने कहा, ऐसा है तो आज रात ही उससे मुलाकात कर लेते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। उसी वक्त एएसआई मंजूर हुसैन ने आकर इतला दी कि रहीमुद्दीन कुतुब फरोश हाजिर है। मैंने उसे फौरन अंदर बुला लिया। साथ ही मैंने शहबाज खान को तखलिए का इशारा कर दिया। हाँ भाई रहीम, वो बैठ चुका तो मैंने कहा, तुमने आज भी दुकान खोल ली? तुम्हारे पड़ोस में एक बंदा कत्ल हो गया है, तुम्हारे दिल में खुदा का जरा सा भी खौफ नहीं? ये बात नहीं है थानेदार साहब, वो आजिज़ी से बोला। मुझे तो बहुत बाद में पता चला था इस वारदात का।
मैं तो हस्बे मामूल दुकान पर आ गया था। यहीं पर मुझे इस वाक़े की इत्तला मिली थी। और तुम अभी तक दुकान खोले बैठे हो? वो लजाजत से बोला, क्या करें सरकार, रोज़ी का मामला है। आजकल वैसे भी बच्चों के पर्चे हो रहे हैं, दुकान पर काम बढ़ गया है। सुल्तान भी आज सुबह लाहौर चला गया, वरना वो दुकान के काम में मेरा हाथ बटाता था। आज तो मैं अकेला ही फंस गया हूँ। मैंने पूछा, सुल्तान सुबह सुबह लाहौर किस काम से गया था? सुल्तान मेरी नज़र में मशकूक अफराद की लिस्ट में था। ऐन वारदात के रोज़ उसका दूसरे शहर चला जाना गैर मामूली बात थी। रहीमुद्दीन ने मेरे सवाल का जवाब देते हुए बताया, थानेदार साहब, उसने तो मुझे बताया ही नहीं था कि वो क्यों लाहौर जाना चाहता था। बस माँ बेटे में कोई खुसर फुसर हुई थी कल रात। आज सुबह जब मैं बेदार हुआ तो वो लाहौर रवाना हो चुका था। मैंने पूछा, लाहौर में वो किस जगह गया होगा? इचरे में उसका मामा रहता है। उधर कपड़े की दुकान है उसकी, शौकत क्लॉथ हाउस। ज्यादातर वो वहीं जाता है। आज भी वो शौकत अली के पास ही गया होगा। मैंने पुरस्रार अंदाज में पूछा, रहीमुद्दीन, तुम्हारी बातों से लगता है तुम घर में रहते हुए भी घर में नहीं रहते। तुम्हारी बीवी बच्चे जो प्रोग्राम बनाते हैं उनकी तुम्हें कोई खबर नहीं। मेरा ख्याल है घर में तुम्हारी घरवाली की ज्यादा चलती है। उसने झींपी हुई नजरों से मुझे देखा, फिर बोला, बस कुछ ना पूछें थानेदार जी। ज्यादा गुजर चुकी, थोड़ी बाकी है। ये भी जैसे तैसे गुजर ही जाएगी। मुझे क्या चाहिए, दो वक्त का खाना? वो तो बहरहाल मुझे मिल ही जाता है। उसके लहजे से मुझे अंदाजा हुआ कि वो अपनी बीवी और बच्चों से खासा शाकी था। मैंने कहा, रहीम दीना, यूं आंखें बंद कर लेने से मसाइल हल नहीं होते बल्कि बढ़ जाते हैं। तुम्हारे आगे एक जवान बेटा और बेटी है। घर के मामलात से तुम्हारी ला ताल्लुकी बहुत नुकसानदेह साबित होगी। वो एक सर्द आह भरकर बोला, सब जाएं जहन्नुम में, मैंने सब्र कर लिया है। मैंने कहा, मैं सुबह तुम्हारे घर गया था, मगर तुम्हारी बीवी ने सीधे मुंह बात ही नहीं की। कानून के साथ ताउन करने के बजाय उल्टा आंखें दिखाने लगी। वो बोला, वो मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती। मैंने अचानक पूछा, ये जुलेखा बीबी कौन है? जुलेखा बीबी तो मेरी सास का नाम है, उसने जवाब दिया। फिर सवालिया नजरों से मुझे तकने लगा। मैंने अपनी मेज की दराज से वो पर्चा निकालकर उसके सामने कर दिया, जिस पर हसीना बेगम और जुलेखा बीबी के नाम लिखे थे। उसने वो पर्चा पढ़ा। मैंने पूछा, तुम पहचान सकते हो ये तहरीर किसकी है? ये मेरी बेटी सलमा की तहरीर है। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने सवाल किया, आपको ये पर्चा कहाँ से मिला? मकतूल की जेब से, मैंने सनसनाती हुई आवाज में कहा। मकतूल की जेब से? उसने बुड़बुड़ाने वाले अंदाज में मेरे अल्फाज दोहराए और हरासा नजरों से मुझे देखने लगा। मैंने कहा, रहीमुद्दीन, तुम मुझे खासे माकूल आदमी नजर आते हो। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे कोई झूठ नहीं बोलोगे। उसने उलझे हुए लहजे में कहा, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आप क्या कह रहे हैं? मैं अभी सब कुछ तुम्हें बता देता हूँ, मैंने तसल्ली आमेज अंदाज में कहा। मकतूल की जामिया तलाशी से तुम्हारी बेटी सलमा की यह तहरीर बरामद हुई है। तुम इस तहरीर की तस्दीक कर चुके हो। इसका मतलब है कि सलमा से मकतूल का कोई ना कोई ताल्लुक जरूर था। इसीलिए सलमा ने अपनी माँ और नानी का नाम लिखकर मकतूल को दिया था। और मैंने वो तावीज़ खोलकर भी रहीमुद्दीन के सामने कर दिया और एक सतर की जानिब इशारा किया, ये देखो, यहाँ भी तुम्हारी बीवी और तुम्हारी सास का नाम लिखा है। उसने तशवीश भरी नज़रों से तावीज़ की मज़कूरा सतर को पढ़ा। मैंने कहा, ये बात तो तुम भी जानते ही होगे कि तावीज़ गंडे करने वाले अमूमन माँ के नाम का सहारा लेते हैं। इससे जाहिर होता है कि ये तुम्हारी बीवी के लिए तैयार किया गया है, और ये तावीज़ भी हमें मकतूल की जेब से मिला है। रहीमुद्दीन ऐसे मुझे देखने लगा जैसे मैं किसी और स्यारे की मखलूक हूँ। मैंने कहा, अब तुम क्या कहते हो? उसकी गर्दन झुक गई। काफी देर तक वो सर झुकाए खामोश बैठा रहा। फिर शर्मिंदगी के लहजे में सिर्फ इतना कहा, अगर हसीना ने मेरी बात मान ली होती तो शायद मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। काश उससे पहले मुझे मौत आ गई होती। मेरे मजीद कुरेदने पर उसने बताया कि उसकी बेटी सलमा और मकतूल तुफैल अहमद के दरमियान मोहब्बत की हांडी पक रही थी। उसे जब इन मामलात का पता चला तो उसने बीवी से कहा कि वो बेटी को कंट्रोल करे। हसीना ने कोशिश भी की और सलमा को बावर करवाया कि उसकी अगर शादी होगी तो हसीना के भांजे ही से होगी, क्योंकि वो अपनी बहन को जबान दे चुकी है। मगर सलमा अपने खालाजाद को सख्त नापसंद करती थी। सलमा पर जब घर में सख्तियां होने लगीं तो उसने तुफैल को इन हालात से आगाह कर दिया। चुनाचे तुफैल अहमद ने अपनी माँ हाजरा बीबी को सलमा की माँ के पास भेजा। हसीना ने सख्ती से उस रिश्ते की मुखालफत की और मकतूल की माँ को साफ साफ बात कर दी कि वो उसकी तरफ से मुंह धो रखे।
रहीम उद्दीन को जब पता चला कि तुफैल अहमद ने रिश्ते के लिए बाकायदा अपनी मां को भेजा है तो उसे इत्मीनान हुआ, क्योंकि वो तुफैल और सलमा के रिश्ते का मुखालिफ नहीं था। उसकी नज़र में तुफैल एक इंतहाई शरीफ, खुश इखलाक और कमाऊ लड़का था। उसे उनकी मुलाकातों और मोहब्बत के तरीक़ा कार से तो इख्तलाफ था। उसके ख्याल में ये बदनामी और रुसवाई वाली बात थी। सीधे और मुस्तहसिन तरीके से उनकी शादी हो जाती तो रहीमुद्दीन को कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन इस मरहले पर हसीना बेगम ने उसके ख्याल की भरपूर मुखालफत की। उसकी सुई एक ही जगह पर अटकी हुई थी कि सलमा की शादी होगी तो उसकी बहन सफीना बेगम के बेटे मूसा खान से, वरना वो पता नहीं क्या कर डालेगी, वगैरह वगैरह। रहीमुद्दीन अपना दुखड़ा बयान कर चुका तो मैंने कहा, तुम्हारे ख्याल में तुफैल अहमद का कातिल कौन हो सकता है? मैं कुछ नहीं जानता जनाब। मैंने कहा, रहीमुद्दीन, हालात व वाक़यात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि तुम्हारी बेटी इस कत्ल के बारे में बहुत कुछ जानती होगी, और तुम्हारा बेटा सुल्तान भी मेरी नज़रों में मशकूक है। वो जल्दी से बोला, नहीं, सुल्तान ऐसा लड़का नहीं जनाब। कोई भी गैरतमंद भाई ऐसा कदम उठा सकता है रहीमुद्दीन, मगर मेरा बेटा कत्ल नहीं कर सकता थानेदार साहब। आपको गलत फहमी हो रही है। मैंने कहा, इसका भी पता चल जाएगा। वो ज़रा लाहौर से वापस तो आ जाए। वैसे तुम्हारी बेटी सलमा से भी एक मुलाकात ज़रूरी है। ये बताओ कि ये मुलाकात घर में हो सकती है या फिर उसे थाने बुलवाना पड़ेगा? जनाब, मैं इज्जतदार गरीब आदमी हूँ, आप सलमा को थाने ना बुलवाएं। मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। मैंने कहा, कल इतवार है, छुट्टी का दिन है, तुम्हारी दुकान बंद होगी और तुम घर में होगे। मैं कल आऊंगा बयान लेने के लिए। सत बिस्मिल्लाह जनाब। और तुम्हारा बेटा जैसे ही लाहौर से वापस आए उसे सीधा थाने भेजना। जी थानेदार साहब, ऐसा ही होगा। और जब तक तुफैल अहमद का कातिल पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ जाता, तुम या तुम्हारे घर का कोई फर्द इलाके से बाहर नहीं जाएगा। माई बाप, आप फिक्र ही ना करें, जो आपका हुक्म। दो चार मजीद सवालात के बाद मैंने उसे जाने दिया। हफ्ते की शाम चंद नागुजीर वजूहात की बिना पर हम पीर सुरमुचू उर्फ सुरमे वाली सरकार से मिलने ना जा सके। दूसरे दिन इतवार था और वो छुट्टी का दिन था। पीर की सुबह हम वहां जाने का इरादा कर ही रहे थे कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई। उसके साथ ही आलाए कत्ल के कीमियाई तज्जिए की रिपोर्ट भी मुंसलिक थी। मैंने रिपोर्ट पढ़ी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल तुफैल अहमद की मौत सर में लगने वाली शदीद चोट के बाइस वाक़या हुई थी। रिपोर्ट में उसकी मौत का तयन हफ्ता 8 तारीख सुबह 3 और 4 बजे के दरमियान था, यानी अजान फजर से कुछ देर पहले। इसका मतलब था, जब मकतूल की बहन सुरैया अपने मामूल के मुताबिक छत पर पहुंची तो तुफैल अहमद को कत्ल हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी। कीमियाई तज्जिए की रिपोर्ट से ये बात भी साबित हो गई थी कि ईंट के कोने पर पाया जाने वाला खून मकतूल तुफैल अहमद का ही था, और जो बाल ईंट पर चिपक गए थे वो भी मकतूल के ही थे। यानी तुफैल अहमद को इसी ईंट से शदीद ज़र्ब लगाकर हलाक किया गया था। कातिल जो कोई भी था, वो इस बात से वाकिफ था कि सलमा और तुफैल छुप छुप कर छत पर मिलते थे, और ये बात भी जाहिर है कि कातिल को उन दोनों की ये मुलाकातें पसंद नहीं थीं, इसलिए वो मौके की ताक में था। मेरा शक बार बार सलमा के भाई की तरफ जा रहा था। मुझे ये भी पता चला था कि एक दो बार उसने सलमा पर हाथ भी उठाया था, जिसकी वजह यही थी कि सलमा के तुफैल अहमद से मरासिम थे। गुज़िश्ता रोज़ मैं सलमा का बयान लेने उसके घर पर गया था, मगर सलमा की हालत ऐसी नहीं थी कि उससे सवाल जवाब किए जाते। महबूब की मौत ने उसे गहरा सदमा पहुंचाया था। वो बार बार बेहोश हो जाती थी। सलमा का भाई सुल्तान अभी तक लाहौर से वापस नहीं आया था। मकतूल तुफैल अहमद की पोस्टमार्टम शुदा लाश उसके वुरसा थाने से ले गए तो मैंने एएसआई शहबाज खान को अपने कमरे में बुलाया। मैंने उसे ईंट दिखाकर कहा, ये देख रहे हो, ईंट के पेट में लिखे हुए आरसी के हरूफ, इससे पता चलाओ कि ये ईंट किस भट्टे की तैयार करदा है। इसके लिए पहले तुम होशियार किस्म के चंद कांस्टेबलों को पूरे इलाके के भट्टों के नाम मालूम करने भेजो, बल्कि हर एक भट्टे से एक एक ईंट बतौरे नमूना मंगवाओ। इस तरह हमारा बहुत सा वक्त बचेगा। मैं समझ गया मलिक साहब। मैंने उसे अपने मंसूबे की मजीद तफसीलात बताते हुए कहा, आलाए कत्ल के तौर पर इस्तेमाल होने वाली ईंट गैर इस्तेमाल शुदा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ईंट जहाँ से हासिल की गई है वहाँ तामीरात का काम अभी शुरू नहीं हुआ या फिर अभी जारी है। मेरे अंदाजे के मुताबिक इस ईंट की उम्र 1.5-2 माह से ज़्यादा नहीं होगी। वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं अभी आया, और बाहर निकल गया। मैं समझ गया कि वो मतलूबा भट्टे का सुराग लगाने के लिए ज़रूरी इंतज़ामात करने गया है। अचानक एक ख्याल बिजली के कूंदे की मानिंद मेरे जहन में चमका, और मैं खुद ही
शहबाज खान को तलाश करने कमरे से निकल खड़ा हुआ। मैं चाहता तो एक कांस्टेबल को भेजकर बुला सकता था, मगर वो ख्याल इतना फौरी और बरवक्त था कि मैं और कुछ सोच ही ना सका। शहबाज खान की मुझ पर नज़र पड़ी तो वो सीधा मेरे पास चला आया। मैंने छूटते ही कहा, मैंने तुम्हें जिस मिशन की जिम्मेदारी सौंपी है, इससे पहले एक और काम करना भी ज़रूरी है। जी दसो मलिक साहब। ऐसा करो, दो सिपाहियों की ड्यूटी लगाओ कि वो मकतूल तुफैल अहमद के महल्ले का दौरा करें और जिस घर के सामने भी नई ईंटें रखी नजर आएं वहां से एक एक ईंट उठा लाएं। और ये काम निहायत होशियारी और चालाकी से करना है। और हाँ, सिपाहियों को ताकीद कर देना कि सादा लिबास में ये कार्रवाई करनी है। इस काम के लिए ऐसे सिपाहियों को भेजो जिनकी याददाश्त बहुत अच्छी हो, ताकि वो ये याद रख सकें कि कौन सी ईंट कहाँ से उठाई थी। ओके सर, शहबाज खान ने सलूट मारते हुए कहा। मैंने कहा, मैं अभी रहीमुद्दीन के घर जा रहा हूँ। मकतूल के महबूब का बयान बहुत ज़रूरी है। मैं शाम से पहले आपको हौसला अफजा रिपोर्ट दूंगा। शहबाज खान ने पुर यकीन लहजे में कहा। मैं उसे वहीं सिपाहियों के साथ गुफ्तो शनीद करता छोड़कर अपने कमरे में आ गया और एक कांस्टेबल को भेजकर एएसआई मंजूर हुसैन को अपने पास बुलाया। मगर मुझे पता चला कि मंजूर हुसैन की बीवी बीमार थी। उसने गुज़िश्ता रात मुझे बताया भी था कि वो देर से आएगा। मुझे याद आ गया था। मैंने हवालदार फ़तेह मोहम्मद को साथ लिया और रहीमुद्दीन के घर पहुंच गया। सलमा की हालत पहले की निस्बत बेहतर थी। हम रहीमुद्दीन की बैठक में थे। मैंने पूछा कि सुल्तान को तुमने अभी तक थाने नहीं भेजा? वो है किधर? वो तो अभी तक लाहौर से ही नहीं आया, रहीमुद्दीन ने जवाब दिया। मैंने सवाल किया, वो कब आएगा? तुमने अपनी घरवाली से पूछा तो होगा। जी मैंने पूछा था, रहीमुद्दीन ने बताया। वो कहती है कि आज किसी वक्त भी आ जाएगा। चलो जब तक सलमा का बयान ले लेते हैं। फिर वो घर के अंदरूनी हिस्से में गया। वापस आकर बताया, आ जाएं थानेदार साहब, मैंने पर्दे का इंतज़ाम कर दिया है। मैं हवालदार फ़तेह मोहम्मद को बैठक में छोड़कर रहीमुद्दीन के साथ सलमा के पास पहुंच गया। मुझे सलमा को देखकर हैरत का झटका लगा। तुफैल अहमद की मौत ने उस पर बड़े गहरे असरात मुरतब किए थे। वो चेहरे से बरसों की बीमार लग रही थी। उसकी उम्र 18-19 साल होगी। मुझे पता चला था कि उसने मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी, फिर पढ़ना छोड़ दिया था। बज़ाहिर सलमा और तुफैल अहमद के दरमियान एक पड़ोसी से ज़्यादा कोई ताल्लुक या रिश्ता नहीं था, मगर उसकी कैफियत से अंदाज़ा होता था कि उन दोनों के बीच गहरा कल्बी ताल्लुक मौजूद था। मैंने रहीमुद्दीन को थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर भेज दिया। पहले तो मैंने उसे अपने सांचे पर ढालने के लिए उसकी अश्कशोई की, फिर निहायत ही नरम लहजे में दरियाफ्त किया, क्या तुम चाहती हो कि तुफैल अहमद के कातिल को करार वाकई सज़ा मिले? उसने भीगी आंखों से मुझे देखा। उसकी आंखों में झील किसी गहराई थी। भराई हुई आवाज में गोया हुई, अब क्या फायदा, जो होना था हो चुका। मेरी किस्मत में ही बस ये था। अब तो अम्मा अपनी मर्जी करके ही रहेगी। इसका मतलब है तुम कानून से ताउन करने को तैयार नहीं हो? उसने जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल कर डाला, आप मुझसे किस किस्म का ताउन चाहते हैं? मेरे थाने की हदूद में कत्ल की वारदात हुई है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। यह काबिल दखल अंदाजी पुलिस मामला है। मैं कानून की बालादस्ती कायम रखने के लिए इस थाने में मुतय्यन किया गया हूँ। तुफैल अहमद के कातिल को ढूंढ निकालना और उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाना मुझ पर फर्ज है। इसी के लिए तुम्हारा ताउन दरकार है। बोली, कातिल तक मैं आपकी रहनुमाई कैसे कर सकती हूँ? मैंने उसे मकतूल तुफैल अहमद की जेब से बरामद होने वाला तावीज़ और उस पर्चे के बारे में तफसीलन बता दिया जिस पर हसीना बेगम और जुलेखा बीबी के नाम लिखे थे। मैंने पूछा, इस बारे में तुम क्या कहती हो? मैं भला क्या कह सकती हूँ? मैंने फौरन उसे टोक दिया, तुम्हारा बाप रहीमुद्दीन तुम्हारी तहरीर को पहचान चुका है। अगर तुमने झूठ का सहारा लिया तो खुद को किसी बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार कर लोगी। वो बेचैनी से अपने दुपट्टे को उंगली पर लपेटने लगी। जब खासी देर तक उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैंने पूछा, बोलो क्या इरादा है, सच बोलोगी या झूठ? वो फिर भी खामोश रही। सलमा बीबी, कत्ल की पर्दापोशी कत्ल से ज्यादा संगीन जुर्म है। मुझे शुबा है कि तुम बुरी तरह फंसने वाली हो और तुम्हारा भाई भी नहीं बच सकेगा। कातिल का नाम बताती हो या सबको गिरफ्तार करके थाने ले जाऊं? वो भराई हुई आवाज में बोली, अल्लाह पाक की कसम मैं नहीं जानती कि तुफैल को किसने कत्ल किया। उसके लहजे में ऐसी बात थी कि मुझे यकीन हो गया कि वो सच बोल रही थी। मैंने नरमी से कहा, चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि तुम कातिल के बारे में नहीं जानती। अब मुझे ये बताओ कि तुमने तुफैल अहमद को अपनी माँ और नानी का नाम लिखकर क्यों दिया था? और इस तावीज़ का मकसद क्या था?
उसे जब बचाव की कोई सूरत नजर ना आई तो अचानक फट पड़ी। सब अम्मी की वजह से हुआ है, वो रो देने वाले लहजे में बोली। अबू तुफैल से मेरी शादी के लिए नीम रजामंद थे, मगर अम्मी ने एक न चलने दी। मैंने घरेलू सूरत हाल का तुफैल से जिक्र किया तो उसने मुझे एक नई राह सुझा दी। कौन सी राह? मैंने पूछा। सलमा ने बताया कि तुफैल ने मशवरा दिया था कि अम्मी की राय अपने हक में हमवार करने के लिए पीर साहब से कोई तावीज़ लेना चाहिए। पीर साहब ने अम्मी और नानी का नाम मंगवाया था, इसीलिए एक पर्चे में मैंने तुफैल को नाम लिख कर दिए थे। हफ्ते की सुबह तुफैल ने वो तावीज़ मुझे देना था, मगर उस दिन उसकी आवाज़ भीग गई। वो खामोश हुई तो मैंने पूछा, उस पीर साहब का नाम सुरमचू वाली सरकार तो नहीं? जी, तुफैल ने यही नाम बताया था। तावीज़ और नामों वाले पर्चे का मामला तो साफ हो गया था, मगर अभी भी बहुत सी बातें जवाब तलब थी। मैंने प्यार से पूछा कि हफ्ते की रात क्या हुआ था। वो दुपट्टे के पल्लू से आंखें साफ करते हुए बोली, मैं कुछ नहीं जानती। मेरी तो उस रोज तुफैल से मुलाकात हो ही नहीं सकी थी। मुलाकात ना होने की वजह? क्या तुम उस रोज छत पर नहीं गई थी? मुझे इसका मौका ही नहीं मिल सका, वो जुज़बुज़ होकर बोली। हालांकि मैंने कोशिश की थी। मौका ना मिलने का सबब क्या था? सलमा ने बताया, उस रोज सुल्तान को लाहौर जाना था, इसलिए वो जल्दी बेदार हो गया था। सुल्तान ने पहले अपना प्रोग्राम बताया होता तो मैं तुफैल को इससे आगाह कर देती और हम इस मुलाकात को मुलतवी कर देते, मगर सुल्तान ने रात सोते वक्त बताया कि वो सुबह सुबह लाहौर जाना चाहता है। अब इतना वक्त नहीं था कि मैं तुफैल को मुत्तला कर सकती। अमूमन हम सूरज तलू होने से कबल ही मिलते थे। मैंने पूछा, सुल्तान कितने बजे घर से निकला था? सही वक्त का तो मुझे अंदाजा नहीं, लेकिन उस वक्त अभी उजाला नहीं हुआ था। फिर तुमने क्या किया? जब सुल्तान घर से निकल गया तो तुमने छत पर जाकर तुफैल से तावीज़ क्यों नहीं लिया? वो बोली, सुल्तान के जाते ही मैंने छत की जानिब दौड़ लगा दी थी। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब तक तुफैल वहां होगा, क्योंकि हमारी मुलाकात का मखसूस वक्त गुजर चुका था। लेकिन मैंने सोचा फिर भी देख लेने में क्या हर्ज है। फिर छत पर पहुंचने से पहले ही मेरे कदम रुक गए। मैं उस वक्त आधे जीने तय कर चुकी थी जब मुझे तुफैल के घर की छत से सुरैया की चीख सुनाई दी। मेरा दिल धक से रह गया और मैं उल्टे कदमों वापस घर में आ गई। फिर थोड़ी ही देर में शोर मच गया कि तुफैल अहमद को किसी ने छत पर कत्ल कर दिया है। मैंने कहा, मैंने सुना है कि सुल्तान तुफैल अहमद को सख्त नापसंद करता था। क्या मतलब है आपका? उसने चौंक कर मेरी जानिब देखा। मैंने कहा, तुफैल से मेल मुलाकात की वजह से सुल्तान ने तुम्हें एक दो बार मारा भी था। जाहिर है वो मेरा भाई है। कोई भी गैरतमंद भाई ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। और एक गैरतमंद भाई अपनी इज्जत की खातिर कुछ भी कर सकता है, कत्ल भी। उसकी आंखों में खौफ की परछाइयां लहराने लगी। घबराए हुए लहजे में बोली, मेरा भाई कत्ल नहीं कर सकता। उसने तुफैल को कत्ल नहीं किया। इसका पता तो मैं चला लूंगा, जरा वो हाथ तो आ जाए। वो मिन्नत आमेज लहजे में बोली, मैं कसम खा कर कहती हूँ, सुल्तान ने कुछ नहीं किया। ये बात दुरुस्त है कि वो हमारे ताल्लुकात की वजह से मुझसे नाराज रहता था, मगर वो इस हद तक नहीं जा सकता कि वो कत्ल कर बैठे। आप मुझसे बड़ी से बड़ी कसम ले लें, कानून की किताब में कसमों की कोई अहमियत नहीं है लड़की। क्या तुम्हारे पास सुल्तान की बेगुनाही का कोई सबूत है? वो बोली, कानून के पास मेरे भाई के कातिल होने का कोई सबूत है? महरक़ात और वजूहात हैं कानून के पास। सबूत भी मिल जाएगा। तो जाएं, फिर जाकर पहले सबूत तलाश करें। मुझे क्यों परेशान करते हैं? मैंने कहा, ये भी कर लेंगे और बहुत जल्द कर लेंगे। फिर मैंने दोस्ताना अंदाज में कहा, तुम्हारे ख्याल में तुफैल को कौन कत्ल कर सकता है? ये सवाल आप पहले भी पूछ चुके हैं और मैंने आपको इसका जवाब भी दे दिया है। मैं अभी उसकी जान छोड़ना नहीं चाहता था। तुम्हें किसी पर भी शक नहीं है? मैंने तेज लहजे में सवाल किया। नहीं, उसने स्पाट लहजे में जवाब दिया। तुफैल की किसी से कोई दुश्मनी होगी, ये जाकर आप उसके घर वालों से पूछें। मैं समझ गया कि अब वो मेरे किसी सवाल का सीधा जवाब नहीं देगी, इसलिए मैं उसके पास से उठ गया। हम वहां से आने लगे तो रहीमुद्दीन ने कहा, थानेदार साहब, आपका तो अब शक दूर हो गया ना? खुदारा हमें इस केस में मत घसीटें। मुझे थाने पुलिस से बहुत डर लगता है। अभी कहाँ रहीमुद्दीन, मैंने उसके कंधे पर हाथ मारते हुए कहा। शक आसानी से दूर नहीं हो सकता। और हाँ, थाने पुलिस से डरने की जरूरत नहीं। तुमने कोई जुर्म नहीं किया तो कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएगा। अलबत्ता मुजरिमों के साथ हम बहुत बुरा सलूक करते हैं, उल्टा लटका कर चमड़ी उधेड़ देते हैं उनकी। मैंने पूछा, वो लाट साहब का बच्चा सुल्तान अभी आया है कि नहीं?
रहीम उद्दीन ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि एक 23-24 साल का नौजवान घर में दाखिल हुआ। फिर घर में दो पुलिस वालों को देखकर उसके चेहरे पर हैरत नमूदार हुई। उसने अटक अटक कर पूछा, अब्बा क्या हो गया, पुलिस?" मैंने उस नौजवान का बगौर जायजा लिया। उसके नक्शो निगार रहीमुद्दीन से बहुत मिलते थे। मैंने आंखें सुकेड़ कर कहा, बरखुरदार, हम तुम्हें लेने आए हैं। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो तुम सुल्तान ही हो ना? ये मेरा बेटा सुल्तान है थानेदार साहब। रहीमुद्दीन ने मेरे ख्याल की तस्दीक कर दी। हवालदार ने सुल्तान को कॉलर से पकड़ लिया। चलो आगे लग, टीपू सुल्तान की औलाद। मेरा बेटा बेकसूर है थानेदार साहब, रहीमुद्दीन ने लजाजत से कहा। तुफैल अहमद के कत्ल में इसका कोई हाथ नहीं। तुफैल को किसी ने कत्ल कर दिया है? सुल्तान ने हैरत से कहा। यह कब की बात है? ओए, ज्यादा एक्टिंग की जरूरत नहीं सुल्ताना डाकू, थाने चलकर सब पता चल जाएगा। हवालदार फतेह मोहम्मद ने उसे एक झटका देते हुए कहा। सुल्तान की आंखों में नमूदार होने वाली हैरानी को मैं कोई वाजिया मायनी नहीं पहना सका। मुझे अदाकारी और हकीकत दोनों का बैक वक्त गुमान हुआ। मैंने रहीमुद्दीन को मुखातिब करते हुए कहा, अगर तुम्हारा बेटा बेगुनाह है तो इसका बाल भी बीका नहीं होगा। दूसरी सूरत में मुझसे किसी रू रियायत की तवक्का ना रखना। रहम सरकार, रहम, वो गिड़गिड़ाने लगा। इसकी माँ ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। अब बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा बुजुर्गो, फतेह मोहम्मद ने मायनी खेज अंदाज में कहा। हम इसे पूछताछ के लिए थाने लेकर जा रहे हैं, कोई फाहे नहीं लगाने लगे। हम घर के बैरूनी दरवाजे से निकलने लगे तो पीछे से हसीना बेगम की आवाज आई, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं सबको मजा चखा दूंगी। फिर वो एक एक का नाम लेकर मुगल्लिजात बकने लगी। उसका हदफ मुलामत मकतूल के घर वाले थे। वो ये समझी थी कि हम मकतूल के बुरसा के कहने पर सुल्तान को पकड़ने आए थे, जबकि सूरत हाल इसके बरक्स थी। कबीर अली ने किसी पर अपने शक का इजहार नहीं किया था। इसी वजह से तफ्तीश की गाड़ी अभी रींग रही थी। मैंने थाने पहुंचते ही सुल्तान को हवालात में बंद कर दिया। मेरा इरादा था कि थोड़ी देर के बाद उससे पूछ कुछ करूंगा। फिर मैं दूसरे जरूरी कामों में मसरूफ हो गया। सुल्तान जब घर में दाखिल हुआ था तो उसके हाथ में एक सफरी बैग भी था, जो थाने आते हुए उसने अपने बाप को देना चाहा था, मगर हवालदार ने उसे सख्ती से मना कर दिया था और वो बैग इस वक्त मेरी मेज पर रखा था। इंतहाई ज़रूरी नौयत के काम निपटाने के बाद मैंने सुल्तान के बैग को खोल कर देखा, मगर उसमें कोई चीज़ काबिल एतराज़ नहीं थी। रोज़मर्रा की चंद अशिया की चीज़ों के अलावा एक ट्रैक सूट था और पीटी शूज़ थे। मुझे कोई ऐसी चीज़ या सुराग नहीं मिल सका जिससे मौजूदा केस में कोई मदद मिल सकती हो। मैंने सुल्तान को अपने पास बुला लिया। साथ ही मैंने एक हट्टे कट्टे तनोमंद सिपाही को भी बुला लिया। सुल्तान मेरे कमरे में आकर कुर्सी पर बैठने लगा तो मेरे मतलूबा सैंडो टाइप सिपाही ने उसकी गर्दन पर हाथ जमाते हुए कहा, ओए नवाब के पुत्र, ये थाना है, तुम्हारी बेबे का घर नहीं। चल सीधा खड़ा हो जा, यहाँ मुजरिमों को बैठने की इजाजत नहीं। पर मैंने क्या जुर्म किया है जनाब? सिपाही ने उसकी कमर पर लात रसीद की। ओए, जुर्म खुद करते हो और पूछते हमसे हो, ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। मैंने सुल्तान से पूछा, तुम गर्दन गर्दन तक फंस चुके हो, तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं जो पूछूं सच सच बताओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। फिर मैंने लहीम शहीम सिपाही को इशारा करते हुए कहा, जाबिर हुसैन, अगर ये झूठ बोले या किसी बात का उल्टा जवाब दे तो तुम गफलत ना बरतना। तुसी फिक्र ही ना करो मलिक साहब। वो दो मर्तबा उठक बैठक लगा कर बोला, फिर अपने बाजुओं की मछलियों पर हाथ फेरने लगा। मैंने सुल्तान से पूछा, क्या प्रोग्राम है शहजादे? खुद ही सब कुछ बताओगे या जाबिर हुसैन को हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे? उसने खौफजदा नजरों से जाबिर हुसैन को देखा, फिर थूक निगल कर मिनमिनाती हुई आवाज में कहा, थानेदार साहब, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। मैं तो परसों अच्छा खासा यहाँ से गया था, आज वापस आया हूँ तो ये मुसीबत मेरी मुंतजिर थी। मैंने सोचा इसे आहिस्ता आहिस्ता घिसना चाहिए। परसों हफ्ते की रोज 8 तारीख को तुम कितने बजे घर से निकले थे? सुबह सवेरे, अभी अंधेरा था, उसने जवाब दिया। मैं अड्डे से निकलने वाली पहली बस से लाहौर चला गया था। मैंने पूछा, इतनी सुबह लाहौर जाने की क्या जरूरत थी? वहां फुटबॉल का मैच था। जाबिर हुसैन ने उसे थप्पड़ रसीद किया। ओए फुटबॉल के घोड़े, इतनी दूर सुबह ही सुबह मैच देखने जाते हो? अंधेरे में कौन तुम्हारी माँ का कसम फुटबॉल खेलता है? जनाब, आपका सिपाही मुझे खामखा मार रहा है। आप सियाने आदमी हैं, खुद अंदाजा लगाएं कि लाइलपुर से लाहौर पहुंचने में कितना वक्त लगता है। फिर बादामी बाग यानी लाहौर का बस का अड्डा, उससे इचरा भी काफी फासले पर है।
1 घंटा तो लग ही जाता है। और मैं बता दूं कि मैं वहां कोई मैच देखने नहीं बल्कि खेलने गया था। यकीन ना आए तो आप मेरा बैग खोल कर देख लें, उसमें आपको मेरे कपड़े और जूते मिल जाएंगे। और मेरी एक दरख्वास्त है थानेदार साहब, अपने सिपाही से कहें कि मुझे मेरी माँ की गालियां ना दे, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसका जुमला खत्म होने से पहले ही जाबिर हुसैन ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। बर्दाश्त तो तुम्हारे फरिश्ते भी करेंगे बच्चू, थाने में तो पत्थर भी बोलने लगते हैं, तुम किस खेत की मूली हो। देखें जनाब, अब ये फरिश्तों को भी बुरा भला कह रहे हैं, सुल्तान ने शिकायती लहजे में कहा। ये तो बहुत गुनाह की बात है। सुल्तान अपनी बातों से बहुत भोला भाला बाअल्फाज़े दीगर अहमक और बेवकूफ़ नजर आ रहा था। मैंने उसके बैग में ट्रैक सूट और पीटी शूज देख लिए थे। हो सकता था वो वाकई मैच खेलने गया हो, मगर मैं पूरी तरह अपनी तसल्ली करना चाहता था। मैंने जाबिर हुसैन से कहा, अब जब तक मैं इशारा ना करूं तुम हरकत में ना आना। ठीक है। जाबिर हुसैन ने इस बात में सर हिला दिया। मैंने पूछा, तुम्हारे बाप ने बताया था कि तुम उसे बताए बगैर लाहौर चले गए थे? अगर अब्बा को बताता तो वो मुझे जाने से रोक देता। मैंने पूछा, तुमने कहाँ तक तालीम हासिल की है? वो बोला, 12 जमातें पास हूँ जनाब। सरकारी नौकरी की तलाश में दिन गिन रहा हूँ। तुमने बताया है कि तुम लाहौर में इचरे गए थे। इचरे में कौन रहता है? रहीमुद्दीन ने मुझे बताया था कि इचरे में सुल्तान के मामू शौकत अली की कपड़े की दुकान है। मैं इसी बात की तस्दीक करना चाहता था। वहां मेरा मामा रहता है जनाब, सगा मामा। मेरी अम्मी का एक ही भाई है। तुम्हारा मामा क्या करता है? झेलदार रोड पर उसकी कपड़े की दुकान है, उसने बताया, शौकत क्लॉथ हाउस। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, ये ना समझना कि तुम जो बताओगे मैं आंखें बंद करके उस पर यकीन कर लूंगा। हम तुम्हारी बातों की तस्दीक के लिए एक पुलिस पार्टी लाहौर तुम्हारे मामे के पास भी भेजेंगे। आप जैसे चाहें तसल्ली कर लें जनाब। मैंने कहा, फुटबॉल का मैच कोई इतना तवील तो नहीं होता कि तुम अब वापस आए हो, कहाँ थे अब तक? मैं सिर्फ मैच खेलने नहीं गया था, उसने बताया। मेरा घूमने फिरने का भी प्रोग्राम था। कभी कभी तो घर से निकलने का मौका मिलता है। मैंने कहा, मुझे पता चला है कि तुम तुफैल अहमद से शदीद नफरत करते थे। वो जिस किस्म की हरकतें कर रहा था मैं उससे मोहब्बत तो नहीं कर सकता था। ये ना भूलो कि उन हरकतों में तुम्हारी बहन भी बराबर की शरीक थी। वो जज्बाती लहजे में बोला, मेरी बहन मासूम और नासमझ है, जो उसके बहकावे में आ गई थी। मैंने जमाने की ऊंच नीच उसे अच्छी तरह समझा दी थी, मगर तुमने इस सिलसिले में उसकी पिटाई भी की थी। मैंने कथा कलामी की। वो मेरी मजबूरी थी। एक भाई होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता था। मैंने अंधेरे में तीर छोड़ा, और बहन की पिटाई करते वक्त तुमने धमकी भी दी थी कि अगर सलमा ने तुफैल से मेल जोल खत्म ना किया तो तुम तुफैल को कत्ल कर दोगे। ये क्या कह रहे हैं जनाब? और फिर तुमने अपनी धमकी पर अमल भी कर दिखाया, क्योंकि सलमा ने तुम्हारी वार्निंग की परवाह नहीं की थी। मेरा दिमाग फट जाएगा थानेदार साहब। वो दोनों हाथों में चेहरे को छुपाते हुए बोला, मेरी ये ख्वाहिश जरूर थी कि अल्लाह करे तुफैल मर जाए या कहीं दूर चला जाए, मगर मैंने कभी उसे खुद कत्ल करने के बारे में सोचा भी नहीं। और अब जबकि वो कत्ल हो चुका है तो मुझे उसकी मौत का दुख हो रहा है। फिर वो बाकायदा रोने लगा। मैंने जाबिर हुसैन से कहा कि इसे हवालात में बंद कर दो, बाकी पूछगुछ सुबह होगी। दूसरे ही लम्हे जाबिर हुसैन सुल्तान को लेकर वहां से चला गया। मैंने कुर्सी से टेक लगाई और आंखें बंद करके सोचने लगा। दिन रात मेरा मुजरिमों से वास्ता रहता था। मैं एक ही नज़र में मुजरिम और बेगुनाह को पहचान जाता था। मैं जब तक सुल्तान से मिला नहीं था तो मेरा पूरा शक इसी पर था, क्योंकि हालात व वाक़यात इसी की मुखालफत में जा रहे थे। उससे पूछ-गुछ के बाद मुझे अपने ख़यालात में कुछ लचक महसूस हुई। अगर वो पैदाइशी अदाकार नहीं था, तो उसके कातिल होने के इम्कानात 50% कम हो गए थे, यानी 50% अभी भी बाकी थे। मैं सरेदस्त उसे नहीं छोड़ सकता था। मैंने फैसला किया, जब तक वो पूरी तरह बेगुनाह साबित नहीं हो जाता, या अगर उसके बजाय कोई और शख्स कातिल है वो गिरफ्तार नहीं हो जाता, उस वक्त तक मैं उसे हवालात में रखूंगा। एक बात सुल्तान के हक में जाती थी, वो ये कि मकतूल तुफैल अहमद को सर के पिछले हिस्से में ईंट से ज़र्ब लगाकर हलाक किया गया था। अगर वकूआ के रोज़ तुफैल अहमद सलमा की छत पर नजरें लगाए उसका इंतज़ार कर रहा था, तो इस सूरत में अगर सुल्तान उस पर वार करता तो एक तो वो उसकी नज़र में आ जाता, दूसरे ईंट का निशाना तुफैल के सर के सामने वाला हिस्सा या चेहरा बनता। मगर ये कोई फार्मूला नहीं था, एक इम्कानी बात थी। मगर अब सवाल ये था कि अगर बिलफर्ज सुल्तान ने तुफैल की जान नहीं ली थी तो फिर कौन कातिल था?
मैं उठकर परेशानी के आलम में टहलने लगा। शहबाज खान ने हस्बे वादा सूरज गरूब होने से पहले खासी कारआमद मालूमात हासिल कर ली थी। इसके साथ ही थाने के बरामदे में अच्छी खासी ईंटें भी जमा हो गई थी। शहबाज खान के भेजे हुए सिपाहियों ने इलाके के तमाम भट्टों का तफसीली सर्वे किया था। शहबाज खान बनफसे नफीस एक टीम के साथ था। हमें यह मालूम हो गया था कि वो ईंट कौन से भट्टे से खरीदी गई थी। शहबाज खान ने पूरी तफसील सुनाने के बाद कहा, मलिक साहब, वो भट्टा हमारे करीब ही है। उसका नाम रियाज सरामिक्स है। आरसी उसका मुखफ़्फ़फ है। मैंने पूछा, तुमने मालूम किया कि गुज़िश्ता 1.5-2 माह में उन्होंने किस किस को ईंटें फरोख्त की हैं? जी हाँ, मैंने बहुत कुरेद कुरेद कर पूछा था, मगर कोई हतमी बात पता नहीं चल सकी। मैंने भट्टे के मालिक रियाज भट्टी से भी मुलाकात की थी। उसका कहना है कि रोज़ाना कितनी ही पार्टियां ईंटें लेकर जाती हैं, हम किसी का रिकॉर्ड नहीं रखते। ये बताना तो मुमकिन ही नहीं। मैंने पूछा, और मोहल्ले में तुमने जिन 2 सिपाहियों को मिशन सौंपा था, उनकी क्या रिपोर्ट है? मलिक साहब, चूंकि यहाँ से नज़दीकी भट्टा रियाज सेरेमिक्स है, इसलिए मकतूल तुफैल अहमद के घर के आसपास जहां भी ईंटें रखी नजर आईं, वो सब आरसी मार्क ही की हैं। मैं खामोश होकर कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर बाद शहबाज खान ने चौंकने वाले लहजे में कहा, मलिक साहब, जाए वकुआ के नज़दीक तरीन पाए जाने वाली आरसी मेक ईंटें हमारी कुछ रहनुमाई कर सकती हैं। वो किस तरह? शहबाज खान ने बताया, वो ईंटें मकतूल के घर के पिछवाड़े यानी जनूबी गली में रखी हुई हैं। मैंने मालूम कर लिया है, वो ईंटें अजमत बाजवा की मलकियत हैं और उसी के दरवाजे पर एक जानिब दीवार के साथ रखी हैं। अगर हम अजमत बाजवा को शामिल तफ्तीश कर लें तो काम की कोई बात मालूम हो सकती है। मैंने सोच में डूबी हुई आवाज में कहा। एएसआई शहबाज खान ने पूछा, मलिक साहब, आप सलमा का बयान लेने गए थे, कोई कामयाबी हुई? कोई खास नहीं, मैंने कहा। सुल्तान को हमने पकड़ लिया है, कल उससे मजीद पूछगुछ करेंगे। क्या वो इस कत्ल से इनकारी है? शहबाज खान ने पूछा। हाँ, अभी तक तो इनकारी है। अलबत्ता वो तावीज़ वाला मामला अब साफ हो गया है। सलमा ने तस्लीम कर लिया है कि वो तावीज़ मकतूल तुफैल अहमद ने सुरमचू पीर ही से बनवाया था, मगर सलमा तक नहीं पहुंच सका, इससे पहले ही वो कत्ल कर दिया गया। अब तो सुरमे वाली सरकार से मिलना और भी जरूरी है। दूसरे रोज हम दोनों पीर सुरमचू उर्फ सुरमे वाली सरकार के आस्थाने पर पहुंच गए। पीर सुरमचू का आस्थाना भी वैसा ही था जैसा इस किस्म के पीरों का होता है। एक बात मैंने खास तौर पर नोट की, वहां पर आने वाले लोगों में औरतों की अक्सरियत थी। हम इस वक्त सादा लिबास में थे। अगर हम अपनी बारी का इंतजार करते तो सारा दिन निकल जाता। इसलिए मैंने पर्ची सिस्टम पर अमल करने का फैसला किया और कागज के एक पुर्जे पर मलिक सफ्दर हयात थाना इंचार्ज लिख कर तय करने के बाद उसी मजावर को दे दिया जो वहां पर ड्यूटी पर खड़ा था, और कहा कि ये पीर साहब तक पहुंचा दें। हम उनके खास मेहमान हैं और हमें वापस भी जल्दी जाना है। वो अंदर गया और बाहर आकर कहा कि पीर साहब ने आपको याद फरमाया है। हम दोनों पीर साहब के हुजरे में दाखिल हो गए। उस वक्त वो वहां अकेले ही थे। हुजरे में आकर मुझे महसूस हुआ जैसे मैं कोयले की किसी कान में घुस आया हूं। शहबाज खान ने ठीक कहा था, पीर सुरमचू का रंग तवे से भी ज्यादा स्याह था। कमरे की दीवारों पर भी स्याह रंग किया गया था, हत्ता के पर्दों का रंग भी स्याह ही था। मुझे अजीब सी कराहत का एहसास हुआ। सुरमे वाली सरकार कोने में पड़ी एक लकड़ी की चौकी पर तशरीफ फरमा थी। पहली नजर में तो वो मुझे एक कौवा ही लगा। हम पर नजर पड़ते ही उसने हलक की गहराई से कहा, आइए आइए, तशरीफ लाइए थानेदार साहब, आज कैसे रास्ता भूल गए? वो बोला तो हलक की गहराई से था, मगर उसके होंठों से कव्वे की काएं काएं जैसी आवाज बरामद हुई थी। हम कमरे में बिछी हुई एक दरी पर बैठ गए। दरी का रंग भी हर चीज से मैच कर रहा था, यानी बिल्कुल स्याह। किबला, ये हर तरफ स्याही ही स्याही क्यों फैली है? थानेदार साहब, अंधेरे ही में से रोशनी का ज़हूर होता है, उसने मुफक्कराना अंदाज में जवाब दिया। अंधेरा ना हो तो रोशनी का वजूद भी ख़त्म हो जाता है। इसे आप स्याही ना समझें, ये तो रोशनी का मंबा है, हीरे की कान है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एएसआई ने पीर सुरमचू की लन तरानी पर झूम कर दाद दी, जो कि वाजिया तंज था। सुरमे वाली सरकार ने मुझसे पूछा, आप भी कोई तावीज़ वगैरह लेने की गर्ज से आए हैं या कोई कानूनी पेचीदगी ने परेशान कर रखा है? कोई डाकू हाथ नहीं आया या किसी बदमाश ने आपका जीना दोभर कर रखा है? हमारे पास हर मसले का हल है। और नहीं बाब्यो, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने जल्दी से कहा। इस किस्म के मसाइल से निमटना हम बखूबी जानते हैं। वो एकदम संजीदा हो गया। अगर कोई तावीज़ नहीं लेना तो फिर क्यों आए हो?
ہم تعویذ لینے نہیں بلکہ آپ کو ایک تعویذ دکھانے آئے ہیں، اے ایس آئی نے وضاحت کی۔ تعویذ دکھانے؟ میرے کانوں میں کائیں کائیں سے مشابہ آواز آئی۔ اس کے ساتھ ہی پیر صاحب کے چہرے پر سختی کے آثار نمودار ہو گئے۔ کیسا تعویذ؟ اس نے کڑک دار آواز میں پوچھا۔ میں نے مقتول طفیل احمد کی جیب سے برآمد ہونے والا تعویذ کھول کر سرمے والی سرکار کے سامنے کر دیا، پھر پوچھا، کیا یہ تخلیق آپ ہی کے دستے مبارک کی ہے؟ وہ تعویذ کو گھور گھور کر دیکھنے لگا۔ آپ کو یہ تعویذ کہاں سے ملا؟ اس نے اپنی آواز کو باروب بنانے کی پوری کوشش کی تھی، مگر ایسا کوئی تاثر پیدا کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ میں نے سخت مگر غیر گستاخانہ لہجے میں کہا، سرکار یہ تفتیش کا کام آپ کے لیے نہیں ہمارے لیے ہے۔ آپ ہمیں وہ بتائیں جو ہم نے پوچھا ہے۔ اسے میرا انداز ناگوار لگا، مگر اس کے اظہار کے بجائے اس نے روکھے لہجے میں کہا، ہاں یہ تعویذ میرے ہاتھ کا ہی لکھا ہے۔ طفیل احمد نے اپنی متوقع ساز کو رام کرنے کے لیے بنوایا تھا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ طفیل احمد اب اس دنیا میں نہیں رہا، شہباز خان نے کہا۔ ایسے کام کا یہی نتیجہ نکلنا تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر سرمچو کو دیکھا۔ آپ کون سے کام کی بات کر رہے ہیں؟ وہ مدبرانہ انداز میں گویا ہوا، تھانے دار صاحب، ایک چیز کو دو آدمی کھینچ رہے ہوں تو جانتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ میں اس کی بات کو کوئی واضح معنی نہیں پہنا سکا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ اس نے خود ہی اپنی بات کی وضاحت کی۔ بڑا بھیانک نتیجہ نکلتا ہے ملک صاحب، یا تو وہ چیز ٹوٹ جاتی ہے یا پھر اپنے کھینچنے والوں میں سے کسی ایک کی تباہی کا سبب بنتی ہے۔ بعض اوقات تو دونوں کو ہی تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ قبلہ، الفاظ ذرا آسان اور قابل فہم استعمال کریں، شہباز خان نے کہا۔ اشارے کنایوں کے بجائے صاف اور سیدھی بات کریں۔ وہ آنکھیں بند کر کے مراقبے میں ڈوب گیا، پھر کچھ دیر کے بعد ٹھہر ٹھہر کر بولنے لگا۔ صاف اور سیدھی بات، بلکہ کھری بات یہ ہے کہ طفیل احمد سلمہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ سلمہ راضی تھی، مگر اس کی ماں کو یہ رشتہ منظور نہیں تھا۔ طفیل نے اپنی ہونے والی ساس کا دل پگلانے کے لیے مجھ سے تعویذ لیا۔ دوسری جانب سلمہ کی ماں اپنی بیٹی کی شادی اپنی بہن کے بیٹے موسیٰ خان سے کرنا چاہتی تھی، لیکن سلمہ موسیٰ خان سے شدید نفرت کرتی تھی، اور اس بات سے موسیٰ خان بھی بخوبی آگاہ تھا۔ اس نے سلمہ کا دل اپنی جانب مائل کرنے کے لیے مجھ سے تعویذ بنوایا۔ ہمارا تو کام ہی خدمت خلق کرنا ہے، ہم کسی کو مایوس نہیں کر سکتے نا، البتہ اونچ نیچ ضرور دکھا دیتے ہیں۔ موسیٰ خان میرے پاس تعویذ لینے پہلے اور طفیل احمد بعد میں آیا تھا۔ میں نے دونوں طلبگاروں سے کہا تھا کہ اس لڑکی کا خیال دل سے نکال دیں، یہ دونوں میں سے کسی کی نہیں ہوگی، بہت خون خرابہ ہوگا، وہ دونوں بری طرح پچھتائیں گے، مگر ان پر تو عشق کا بھوت سوار تھا، وہ نہیں مانے تو اس میں تعویذوں کا بھلا کیا قصور، کلام الہی تو اپنا کام کرے گا نا۔ میں نے پوچھا، آپ کے خیال میں تعویذوں نے اپنا اثر دکھایا ہے؟ آپ خود سمجھدار ہیں۔ اس کے ذو معنی جواب کو میں بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ رہا تھا۔ اس وقت میرا ذہن بڑی صورت کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، میری دیکھا دیکھی شہباز بھی اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ، میں نے مصنوعی تشکر کے جذبات چہرے پر سجاتے ہوئے کہا۔ اب لگے ہاتھ یہ بھی بتا دیں کہ موسیٰ خان کا گھر کدھر ہے؟ سب نیڑے نیڑے یعنی قریب قریب ہی ہیں، وہ بولا۔ طفیل احمد اور سفینہ بیگم کا گھر آگے پیچھے ہے؟ سرمچو کے جواب نے مجھے بری طرح چونکنے پر مجبور کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے شہباز خان کے ساتھ میں وہاں سے چل پڑا۔ باہر آ کر میں نے شہباز خان سے کہا، اس کالے کوے کے تعویذ نے تو کیا اثر کیا ہوگا، مگر لگتا ہے موسیٰ خان نے کوئی کام ضرور دکھایا ہوگا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، میرا بھی یہی خیال ہے۔ ملک صاحب، وہ عظمت باجوہ کا گھر بھی تو اسی گلی میں ہے۔ ہاں، تم نے بتایا تھا، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ شہباز خان بولا، تو پھر ادھر ہی چلتے ہیں۔ ادھر جانا تو ہے شہباز، میں نے کہا، لیکن پہلے ذرا تھانے سے ہو لیں۔ پھر ہم تیزی سے تھانے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد ہم موسیٰ خان کے دروازے پر تھے۔ میرے ساتھ اس وقت شہباز خان کے علاوہ 2 کانسٹیبل بھی تھے، اور ہم سب سرکاری وردی میں تھے۔ موسیٰ خان کا گھر عظمت باجوہ کے گھر کے بالکل سامنے تھا۔ موسیٰ خان کے گھر کی پشت طفیل کے گھر سے ملی ہوئی تھی۔ میں نے عظمت باجوہ کے گھر کے سامنے اینٹوں کے چٹے دیکھ لیے تھے، وہ سب RC مارک کی اینٹیں تھیں اور بالکل کوری۔ شہباز خان نے دروازے پر دستک دی، تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا۔ 40-42 سال کی ایک صحت مند عورت دروازے میں نمودار ہوئی، پھر اپنے سامنے وردی پوش پولیس والوں کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ ہائے، میں مر گئی، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ پھر اس نے جلدی سے دروازہ بند کرنا چاہا، مگر میں نے آگے بڑھ کر اس کی کوشش ناکام بنا دی۔
وہ دروازے کی اوٹ میں ہو گئی۔ میں نے کہا، بی بی، سفینہ بیگم تمہارا ہی نام ہے؟ اس نے اسبات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، تمہارا پتر موسیٰ کدھر ہے؟ ہم اسے گرفتار کرنے آئے ہیں۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے طفیل احمد کو قتل کیا ہے۔ وہ جلدی سے بولی، آپ کو مغالطہ لگا ہے تھانے دار صاحب، میرا پتر ایسا نہیں۔ سب ماؤں کو اپنے بیٹوں کے بارے میں یہی خیال ہوتا ہے۔ اپنے بیٹے کو باہر نکالو، میں نے سختی سے کہا۔ وہ اس وقت گھر میں نہیں۔ کہاں گیا ہے وہ؟ وہ بولی، دکان پر ہوتا ہے وہ اس وقت، مین بازار میں اس کی تمباکو کی دکان ہے۔ گھر میں اور کون کون ہے؟ کوئی بھی نہیں، بس میں ہوں، سفینہ بیگم نے بتایا۔ ہم ماں بیٹے کا دنیا میں اور کوئی نہیں۔ میں نے اے ایس آئی شہباز خان کو ایک کانسٹیبل کے ساتھ مین بازار کی طرف روانہ کر دیا اور اسے ہدایت کر دی کہ وہ فی الفور موسیٰ خان کو گرفتار کر کے یہاں لے آئے۔ پھر میں نے سفینہ بیگم سے کہا، ابھی تمہارا وہ بھلے مانس پتر گرفتار ہو کر یہاں آ جاتا ہے، جب تک ہم گھر کی تلاشی لیں گے۔ اس نے گھر میں ہماری مداخلت پر تھوڑا سا پسو پیش کیا، مگر میں نے ایک زبردست دبکا مارا اور اسے سیدھا کر لیا۔ بی بی، زیادہ اڑی نہ کرو، ورنہ مجھے تمہیں بھی باندھ کر تھانے لے کر جانا پڑے گا۔ اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ تجھے بھی حوالات میں بند کر دوں گا۔ وہ میری دھمکی میں آ گئی اور اندر جانے کے لیے اس نے ہمارا راستہ چھوڑ دیا۔ میں کانسٹیبل کے ساتھ گھر میں داخل ہو گیا۔ وہ 5 مرلے پر بنا ہوا ایک اوسط درجے کا مکان تھا، اس کے پیچھے 2 کمرے بنے تھے۔ کمروں کے آگے برآمدہ تھا، اس کے بعد صحن تھا۔ صحن میں ایک جانب باورچی خانہ بنا ہوا تھا۔ اس گھر میں موسیٰ خان کے باپ فرید خان کا انتقال ہو چکا تھا۔ سفینہ بیگم نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ باپ کی وفات کے بعد موسیٰ خان نے مین بازار والی دکان سنبھال لی تھی۔ وہ جدی پشتی تمباکو کا کاروبار کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں مجھے بعد میں معلوم ہوئی تھیں۔ میں نے گھوم پھر کر اچھی طرح پورے گھر کی تلاشی لی، مگر کوئی قابل گرفت چیز برآمد نہیں ہوئی۔ پھر میں بانس کی سیڑھی کے ذریعے باورچی خانے کی چھت پر چڑھ گیا۔ باورچی خانے کی چھت پچھلے کمروں کی بنسبت خاصی نیچی تھی، اور باورچی خانے کی چھت پر سے کمروں کی چھت پر جانے کے لیے وہاں ایک اور چھوٹی سی سیڑھی موجود تھی۔ اس کے صرف 3 قدمچے تھے۔ میں نے اس ننھی منی سیڑھی کے ذریعے کمروں کی چھت پر پہنچ گیا۔ یہاں آ کر مجھ پر واضح ہوا کہ سفینہ بیگم کے گھر کی چھت طفیل کے مکان سے قریباً 1 فٹ نیچی تھی۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت اس چھوٹی سیڑھی کو چھت کے مشرقی کونے میں لگایا اور پھر اس پر چڑھ کر پردے کی دوسری جانب جھانکا۔ یہ وہ کونا تھا جہاں سفینہ بیگم کے گھر کی چھت کے پردے کی مشرقی اور شمالی دیواریں آپس میں ملتی تھیں۔ میری نظروں نے جو کچھ دیکھا وہ بہت اہم اور چونکا دینے والا تھا۔ یہ طفیل کی چھت کا وہی کونا تھا جہاں اسے قتل کیا گیا تھا۔ میرے ذہن میں روشنی کا ایک جھماکا سا ہوا اور ساری صورتحال روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی۔ طفیل وقوعہ کے روز جب سلمیٰ کا انتظار کر رہا تھا تو یہاں سے بآسانی اس پر وار کیا جا سکتا تھا، اور یہ وار یقیناً موسیٰ خان نے کیا ہوگا۔ اس کے پاس طفیل کو قتل کرنے کا ایک مضبوط جواز موجود تھا۔ وہ سلمیٰ کو حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر طفیل اس کے راستے کا کانٹا ثابت ہو رہا تھا۔ وہ اس کانٹے کو چننے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، چاہے وہ سرمچو کا تعویذ ہو یا اینٹ سے وار کرنے کی کاروائی۔ گلی میں شور کی آواز سن کر میں چھت سے اتر آیا۔ شہباز خان موسیٰ خان کو گرفتار کر کے لے آیا تھا۔ موسیٰ کی حالت سے لگتا تھا کہ یہاں تک آتے آتے اس کی اچھی خاصی خاطر تواضع بھی کی گئی تھی۔ موسیٰ خان پستہ قامت اور خاصا ڈیل ڈول والا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں اس وقت خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ شہباز خان نے اسے ایک ٹھڈا رسید کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب، بڑی مشکل سے قابو آیا ہے۔ ہمیں دیکھتے ہی یہ دکان چھوڑ کر بھاگ نکلا تھا۔ کیوں اوئے تلونڈی موسیٰ خان؟ میں نے اس کے منہ پر ایک تماچا رسید کیا۔ اپنی ماں کے یار کو کیوں قتل کیا تم نے؟ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا جناب، وہ رونی صورت بنا کر بولا۔ شہباز خان نے ایک جھاپڑ رسید کرتے ہوئے خونخوار لہجے میں پوچھا، اوئے کھوتے دے کھر، ہمیں دیکھ کر فرار ہونے کی کوشش کیوں کی تھی تم نے؟ میں نے کہا، موسیٰ خان، ہمیں سب پتہ چل گیا ہے۔ تمہارے پیر سرمچو نے بھی ہمیں تمہارے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے، اور میں نے خود اس جگہ کا معائنہ بھی کر لیا ہے جہاں گھات لگا کر تم نے اپنے رقیب کو شکار کیا تھا۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ چپ چاپ اپنے جرم کا اقرار کر لو، ورنہ ہمیں اقرار کروانے کے بہت سے طریقے آتے ہیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا سرکار، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے یہ ایسے نہیں مانے گا ملک صاحب۔ شہباز خان نے اس کی کمر پر ایک دھموکا برسایا۔ اسے تھانے لے کر چلیں، میں خود اس کی زبان کھلواؤں گا۔ اس بجو کے لیے فارمولہ ہے میرے پاس۔
सफीना बेगम ने बहुत कोशिश की कि हम उसके बेटे को बेकसूर तस्लीम कर लें, मगर यह हमारे लिए मुमकिन नहीं था। इस दौरान में पूरे मोहल्ले को पता चल चुका था कि पुलिस ने तुफैल अहमद के कत्ल के इल्जाम में मूसा खान को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे आसपास अच्छे खासे लोग जमा हो गए थे। उनमें मकतूल तुफैल अहमद का बाप कबीर अली और भाई हबीब अहमद भी थे। फिर हम मूसा खान को अपने साथ लेकर थाने आ गए। मूसा खान के लिए मुझे अदालती रिमांड की ज़रूरत नहीं पड़ी। हवालात में गुजारी हुई एक ही रात ने उसका मिजाज ठिकाने लगा दिया था। वो कोई आदी मुजरिम तो था नहीं, जो हमारी रिवायती मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाता रहता। मामूली दुर्गत के बाद वो लाइन पर आ गया और उसने अपने जुर्म का इकरार कर लिया। उसने अपना जो बयान लिखवाया उसका खुलासा ये था, वो दिलो जान से सलमा पर आशिक था, मगर सलमा की निगाहें किसी और ही सूरत पर लगी हुई थीं। वो इस बात से भी वाकिफ था कि सलमा और तुफैल छुप छुप कर रातों में छत पर मिलते हैं। उसने कई मर्तबा उन्हें अपनी आंखों से राजो न्याज करते हुए भी देखा था। उनकी छतें मिली हुई थीं, इसलिए एक दूसरे पर नजर रखना उनके लिए खासा आसान होता था। मूसा खान ने अपनी पस्त कामती और नीची छत की मुश्किल को छोटी सीढ़ी से हल कर लिया था। वकुआ के रोज भी उसने उसी सीढ़ी पर चढ़कर तुफैल अहमद के सर को निशाना बनाया था। अगरचा मूसा की मां सफीना बेगम ने उसे यकीन दिला रखा था कि वो बहन की बेटी को अपने घर जरूर लाएगी। हसीना बेगम भी उस रिश्ते पर कमर बस्ता थी। घर के किसी फर्द ने इस रास्ते में कोई रुकावट भी नहीं डाली थी, मगर सलमा जिससे मूसा की शादी होना थी, वो ही किसी के काबू में नहीं आ रही थी। एक दो बार मूसा ने मौका पाकर सलमा को अपने दिली जज्बात से आगाह करना चाहा, तो उसने मूसा को बुरी तरह झिड़क दिया। बल्कि ये कहें तो मुनासिब होगा कि सलमा ने मूसा की बेइज्जती की थी। मायूस और नामुराद मूसा ने दिल बर्दाश्ता होकर सुरमे वाली सरकार के आस्ताने का रुख किया और संग दिल से संग दिल महबूब आपके कदमों में वाला तावीज़ ले आया। लेकिन खासा अरसा गुजरने के बावजूद भी जब तावीज़ की कोई करामत जाहिर नहीं हुई, तो एक रात उसने हतमी कदम उठाने का फैसला कर लिया। फिर 8 तारीख की सुबह होने से कबल ही उसने अपने रकीब से छुटकारा हासिल कर लिया। मैंने चालान तैयार करके दूसरे रोज उसे अदालत में पेश कर दिया। सुरमचू पीर की एक बात जुज़वी तौर पर सच साबित हुई। सलमा दोनों में से किसी को भी नहीं मिली थी। एक ने अपनी जान से हाथ धोए, दूसरे की पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजरने वाली थी। किसी ने ठीक ही कहा है, मोहब्बत और जंग में सब चलता है। मोहब्बत और जंग में अगर कामयाबी हो जाए तो इंसान सरशार और माला माल हो जाता है। नाकामी की सूरत में तबाही और हलाकत खेजी ही हिस्से में आती है, चाहे वो तबाही किसी भी नौइयत की क्यों ना हो। तुफैल अहमद अपने रकीब की नफरत का निशाना बना और इंतकाम की भेंट चढ़ गया। मूसा खान को उसके किए की सजा मिली। सलमा ने ताहयात शादी ना करने का फैसला कर लिया था। वो पूरी जिंदगी महबूब की यादों के सहारे बसर करना चाहती थी। अगर मोहब्बत करना वाकई जुर्म नहीं है, तो अल्लाह जाने सलमा को किस जुर्म में बेगुनाह की सजा मिली थी। अल्लाह की मसलहतें अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये अक्ल इंसानी के बस की बात नहीं। ये बताने की जरूरत नहीं है कि सुल्तान को मैंने उसी रोज छोड़ दिया था।